रहीम सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। लेजेंड ऑफ द बार साबिक लाहौर बार एसोसिएशन के सदर भी हैं। एक लेजेंडरी फैमिली। अगर आप सिविल कोर्ट के अंदर वकालत के बारे में कभी किसी से पूछें कि कौन टॉप बंदे लाहौर बार की हिस्ट्री के अंदर वहाँ पे रहे हैं, सदर भी रहे हैं मल्टीपल टाइम, हुक्म कुरैशी साहब का नाम पहले आता है सबसे। और हुक्म कुरैशी साहब के साथ साथ उनके जो बचगान हैं, और उन्होंने इस कुरैशी साहब ने बेशुमार चीज़ें हमारे प्रोफेशन को भी, अल्लाह को गरीब के रहमत करे, बेशुमार चीज़ें दी हैं। लेकिन सबसे बड़े आपको तोहफा कहा जा सकता है, तोहफे जो बहुत ज़बरदस्त दिए हैं उनके एक्चुअली बेटे हैं। एक से बढ़कर एक आउटस्टैंडिंग लीगल प्रैक्टिशनर है। अमूमन बड़े दरख्त के नीचे कोई ज़्यादा फल बीच में नहीं होता, मगर ये एक्सेप्शन विच प्रूव्स द रूल है कि एक से बढ़ के बेटा एक ना सिर्फ बार की सियासत के अंदर मुकम्मल तौर पे आउटस्टैंडिंग है, मगर गोल्ड स्टैंडर्ड है प्रोफेशनलिज्म का। पीछे हमने लेक्चर देखा पिछले बार वोकेशनल कोर्स के अंदर नुमान कुरैशी साहब कुछ ही अरसा पहले, उसमें भी सिविल लॉ के ऊपर दिया, और वो मैंने खुद लेक्चर देखा और मैंने खुद ज़ाती तौर के ऊपर बेशुमार नुमान भाई से सीखा। सो हमारे लिए विदाउट मच फर्दर अडू वंस अगेन मैं शुक्रिया अदा करूँगा और खुश आमदेद कहूँगा नुमान कुरैशी साहब टू लेक्चर ऑन सिविल लॉ प्लीज। थैंक यू नुमान भाई प्लीज सर। सर शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कुछ बातें बैठ के करते हैं, कुछ खड़े होके करूँगा। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, कोई शक नहीं, पर जो इन्होंने मुझे चुन लिया ये आपसे ज़्यादती होगी। मुझे खुद नहीं आता मैंने आपको क्या पढ़ाना है। बहरहाल जो अल्फाज इन्होंने दिए मेरे भाइयों ने, मैं इस काबिल नहीं था। शुरू करते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड, आप अगर आप बुक देखो कोई किसी के पास हो तो इसके ऊपर 1908 लिखा है, 1908। लेकिन आपका कमाल ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये चौथा कोड था जो 1908 में आया। अगर आप इसके पहले 3 सफ़े ध्यान से पढ़ लें तो आपको पता लग जाएगा कि पहली दफ़ा ये 1859 में सीपीसी इंट्रोड्यूस करवाएगी इस सिस्टम को। फिर अमेंडमेंट्स हुई, फिर 1877 का नया आया, फिर उसमें अमेंडमेंट्स हुई, फिर इस तरह करते करते 3 के बाद चौथी शक्ल जो फाइनल हुई वो आपके सामने है, जिसको आज सीपीसी 1908 में किया जाता है। कोई भी किताब ख़ास तौर पे लॉ से रिलेटेड आप देखो तो सबसे पहले प्रीएम्बल देखा करो। क्यों? प्रीएम्बल में क्या होता है? ऐसी बात, अ की टू नो द माइंड ऑफ लेजिस्लेशन, कि ये ज़ाब्ता क्यों बना। आप गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट देखें, आप सूट्स वैल्यूएशन देखें, कोर्ट फीस देखें, कुछ देखें, प्रीएम्बल ज़रूर होएगा। लेकिन जैसे बात की कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर टू प्रूव द ट्रुथनेस ऑफ द जनरल रूल, वो यही बात होती है कि बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस ऐसे भी हैं कि जिसमें प्रीएम्बल नहीं है, वो गलती नहीं होती है। अब कोर्ट फीस एक्ट है, उसमें क्या लिखें कि क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? कोर्ट्स या लिटिगेशन कोई फंड जनरेटिंग अथॉरिटी तो नहीं है, इसमें कोई पैसा कमाना सरकार का मकसद तो नहीं है, फिर क्यों लिया जाता है कोर्ट फीस हमसे? जिस मज़हब से ताल्लुक़ हमारा, उसमें कोर्ट फीस पैसा इंसाफ के लिए आने के लिए वो एक बड़ी सख्त उसको मना ममानियत दी गई है। तो इसी तरह सबसे पहले प्रीएम्बल देखा करें, उसके बाद थोड़ा सा हिस्ट्री से वाकिफ़ हो जाया करें, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपकी कमांड एक नायाब तरीके से अल्टीमेट एब्सोल्यूट मैनर में आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब सीपीसी शुरू करें। ज़ाब्ता, आपके पास एक क्लाइंट आ जाता है, अल्लाह करे बहुत आएँ, बड़े क्लाइंट्स आएँ, उनकी खिदमत करें। ये कुछ रास्ते सीधा ना अल्लाह की रज़ा की तरफ भी जाते हैं। अल्लाह ताला की अपनी सिफ़ात में उनके नामों में से एक नाम वकील है। पेशे बहुत सारे हैं, लेकिन दुनिया में सिर्फ 3 पेशे ऐसे हैं जिनको नोबल प्रोफेशन कहा जाता है। उनमें एक वकालत भी है, डॉक्टरी है, नर्सिंग है। ये लोग वो खिदमत करते हैं सोसाइटी की जो और कोई नहीं करता। अगर कुछ बदल में कंसिड्रेशन में आप कुछ फ़ीस ले लेते हो तो वो फ़ीस शायद कुछ भी नहीं होती। जिसके ख़ानदान के किसी फ़र्द को आप फांसी के फंदे से छुड़ा लाओ कानून की, वो आपको क्या फ़ीस दे देगा? दे भी दी है तो वो क्या मायने रखती है? किसी के हकूक़ की जंग लड़ना, आप खुद मुतमईन हो के रात को सोते हो, सारी उम्र मुतमईन रहते हो टिल कि आपसे कोई गलती ना हो। तो
तो ये ज़ाब्ते पे कमांड लेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, गलती होती है, द आर इज़ ह्यूमन, इंसान खता का पुतला है, गलती। शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू। अहमद कयूम बहुत इंटरेस्ट लेता है, बहुत एनर्जी अल्लाह ने इसको दी है। ये भी इसके वालिद साहब, इसके दादाजी, ये इसने मेरे बारे में जो अल्फाज कहे इनफैक्ट इसके ख़ुद को सूट करते हैं। ये वो ख़ानदान है जिसने हमेशा ही लॉ में अपना एक मकाम भी अल्लाह ने दी और बहुत सर्विसेज दी। सबसे पहले प्लेंट, दावा, कंटेंट्स ऑफ प्लेंट। आपको वो 3 लीगल पैरास तो आपके ज़हन में होंगे, ज्यूरिसडिक्शन का, अप्रूवल ऑफ कॉज ऑफ एक्शन का, और उसके अलावा जो शुरू में आपने करना है हर मटेरियल फैक्ट्स। सपोज आपके पास कोई एग्रीमेंट टू सेल लेके आ जाता है। अब एग्रीमेंट टू सेल 2 तरह के हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को देखें तो उधर लफ्ज़ एग्रीमेंट यूज़ हुआ, उसमें ये वजाहत नहीं है तहरीरी या ज़ुबानी। तो ओरल एग्रीमेंट टू सेल भी एग्रीमेंट टू सेल हुआ और तहरीरी एग्रीमेंट टू सेल भी एग्रीमेंट टू सेल हुआ। जब आपके पास इन ब्लैक एंड वाइट मौजूद है तो आप पहले पैरे से लिखेंगे कि ये एग्रीमेंट सेल हुआ था, इस प्रॉपर्टी की बाबत हुआ था। अब उसके कंटेंट्स क्या हैं? डिटेल आ गई प्रॉपर्टी जो ली जा रही, कंसिडरेशन अमाउंट, टोटल कंसिडरेशन अमाउंट, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया जितना अर्नेस्ट अमाउंट पे की वो लिखा जाता है, 20,000 दे दिया, बाकी 80,000 रिमेनिंग कंसिडरेशन अमाउंट। और सबसे बढ़ के स्टिपुलेटेड पीरियड कि कितना वक्त मुतय्यन किया जा रहा है कि 3 माह, 2 माह, 10 दिन, 15 दिन में ये सेल डीड करा ली जाएगी। ये सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल की बात कर रहा हूँ, उस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि हर दस्तावेज के जैसे गिफ्ट डीड के अपने कंटेंट्स होते हैं। और मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि आप सब मुझसे बेहतर इस बात को समझते हैं। गिफ्ट डीड को भी ले लें, ऑफर, एक्सेप्टेंस, इमीडिएट डिलीवरी और पोजेशन आ गई। तो हम बात कर रहे थे एग्रीमेंट टू सेल। अब ये तो तहरीरी आ गया, कंसिडरेशन अमाउंट आ गई, डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी आ गई, अर्नेस्ट अमाउंट आ गया, रिमेनिंग कंसिडरेशन अमाउंट आ गई और स्टिपुलेटेड पीरियड आ गया। अब तहरीरी नहीं है, मेरे साइल के पास तहरीरी इकरारनामा मुआहदा बै नहीं है, ओरल एग्रीमेंट टू सेल। तो ये आपकी कमांड होनी चाहिए प्लीडिंग्स के मुताबिक। ऑर्डर 6 को बहुत ज़ोर से ध्यान से देखिएगा, प्लीडिंग्स पे भी कमांड लीजिए। अब तहरीरी हुआ तो डॉक्यूमेंट साथ लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा पड़ेगा, उसी को रिप्रोड्यूस करना है आपने। पर अगर तहरीरी नहीं है, ज़ुबानी है, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ से आपकी वकालत शुरू होती है। लिखें, डिटेल लिखें, डिस्क्राइब करें प्रॉपर्टी को, फिर लिखें टोटल कंसिडरेशन अमाउंट, फिर लिखें रिमेनिंग, अर्नेस्ट और स्टिपुलेटेड पीरियड। लेकिन इसके साथ कुछ बातों का इजाफा होगा। आपको बताना पड़ेगा डे, डेट, टाइम, प्लेस एंड प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। एक तहरीरी दस्तावेज है, उस पर लिखा जाता है दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट इज बीइंग रिटन बिटवीन सो एंड सो एट लाहौर ऑन दिस दिस दिस। वो डिटेल क्योंकि आपके पास तहरीरी इकरारनामा एग्रीमेंट नहीं है। सो आपका कमाल ये है, आपका फ़न, आपका हुनर ये है, आपको आपके प्रोफेशन की जिम्मेदारी है। डिवोटेड होना, डेडिकेटेड होना अपनी जगह पे ठीक है, कॉम्पिटेंट होना अपनी जगह पे ठीक है, हार्ड वर्किंग होना अपनी जगह पे ठीक है, पर सबसे बढ़ के ऑनेस्ट होना, लॉयल होना अपने प्रोफेशन के साथ, अपने उस क्लाइंट के साथ। 10 लाख ले लिए तो भी लॉयल रहें, 10 रुपए लिए तो भी लॉयल रहें। नहीं लॉयल रहना मत लें, थोड़ी फीस के मूड मिजाज नहीं है कि मैं नहीं मेहनत नहीं करनी, ना करें, वापस कर दें। लेकिन अगर फाइल पकड़ ली है तो फिर नहीं भी आता तो वो रेलेवेंट लॉस पड़े। हाई कोर्ट चले हैं, नहीं भी पता, खोलें किताबें। वक्त होता है कि केस को तैयार करने का, उस दिन नहीं जिस दिन फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो, उस दिन जिस दिन आप सूट फाइल करने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए ज्यूरिसडिक्शन, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन को डील विद करना है, सेक्शन 6 पे कमांड लें सीपीसी। कौन सा केस सिविल कोर्ट में जा सकता है, नहीं जा सकता, सेक्शन 9 पे कमांड लें। सेक्शन 9 पे कमांड ले लें तो मुतमईन हो जाएं कि आपको आधी सीपीसी आ गई। सेक्शन 6 और सेक्शन 9 ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, अनलेस बार्ड, सारे केसेस सिविल कोर्ट में जाएंगे, अनलेस बार्ड स्पेसिफिकली। अब चलें, किस शख्स को प्लेंटिफ बनाना है, किस शख्स को डिफेंडेंट बनाना है, ये भी आपका कमाल है, आपका हुनर है।
लॉ देखें, ऑर्डर 1 देखें, 2 अल्फाज यूज हुए हैं, प्रॉपर पार्टी और नेसेसरी पार्टी। ऐसे फ्री के मुकदमा जिनके बगैर मुनसिफाना फैसला नहीं हो सकता, जिसका मटेरियल राइट इन्वॉल्व है, वो इनफ्रिंज नहीं होना चाहिए, उसको वायलेट नहीं होना चाहिए, सो उसको मुद्दई रखें। एक से बढ़ के 10, 15, 20 जिनका राइट है मुद्दई बनाए, प्लेंटिफ। और जो डिफेंडेंट है उनको देखें कि आप किस किस को डिफेंडेंट बनाएंगे। अगर आपसे भूल चूक हो जाती है, आप प्रॉपर पार्टी को पार्टी नहीं बना पाते, आप नेसेसरी पार्टी को नहीं बना पाते, तो कल को आप डिग्री जजमेंट ले भी लेंगे तो वो उस पर ऑब्जेक्शंस आते रहेंगे, एतराज़ात आते रहेंगे। जो शख्स फ्री के मुकदमा नहीं है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है द पर्सन who has not been implicated as a party to the litigation will not be bound by the terms of judgment and decree। वो कहेगा मैं फ्री के मुकदमा ही नहीं था, मैं उसका पाबंद ही नहीं। और ये हकीकत है, जो फ्री के मुकदमा नहीं वो अदालत का हुक्म क्यों माने। फिर आपने पढ़ा होगा जजमेंट्स इन रैम, जजमेंट इन पर्सोनम, तो इस बात का ख्याल करना है कोई ज़रूरी फ्री के मुकदमा ना रह जाए। आपने एड्रेस करना है कोर्ट को, प्रॉपर एड्रेस करें, सिविल कोर्ट, सीनियर सिविल जज। ऑर्डर 37 का दावा है, ओवर द बेसिस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक है, प्रो नोट है, वो सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। यही आपको सेक्शन 9 बताएगा, सेक्शन 6 बताएगा। आपने सीधा डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में जाना है, जो वैसे तो आम मालात में फर्स्ट एपेलेट कोर्ट होता है, बट ऑर्डर 37 ओवर द बेसिस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक, प्रो नोट, ज्यूरिसडिक्शन लाइज विद द डिस्ट्रिक्ट जज साहब। आप सिविल कोर्ट नहीं जाएंगे। अगर आप गलती से सिविल कोर्ट चले गए तो फिर आप सिविल कोर्ट में ही रहेंगे, देयर आफ्टर आपको वो फोरम बदलने की इजाज़त नहीं होगी। सो बहुत मोहतात रहें, जिम्मेदारी है। हमारी वजह से किसी का नुकसान हो गया, डॉक्टर की गलती की वजह से मरीज़ मर गया, वी आर आंसरेबल टू आवर गॉड। क्या जवाब देंगे और कैसे जवाब देंगे। माफ़ी होती है, कहा गया है, वो माफ़ करने वाला भी है, बट हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह से आप मुझसे बेहतर वाकिफ़ होंगे। तो कोशिश करें आपकी किसी हरकत से, किसी इनकॉम्पिटेंसी तो नहीं, लापरवाही हो सकती, आप लापरवाह मत रहें। कोर्ट आ गई, ज़रूरी फ्री के मुकदमा आ गए, ऑर्डर 1 डील करेगा। और फिर ऐसा भी है कि आप किसी को ज़रूरी फ्री के मुकदमा को प्रॉपर नेसेसरी पार्टी नहीं बना सके, कोई बात नहीं, ये मैनेजेबल है, क्योरेबल डिफेक्ट है। ये ऐसा फैटल डिफेक्ट नहीं है जो क्योर नहीं हो सकता। फाइल एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 1 रूल एंड 8 and 10 कि सर वो एलडीए को पार्टी बनाना था, ये डॉक्यूमेंट लेना था, गलती होगी, हमें उसको पार्टी बनाने दिया जाए, आपकी 110 अलाउ हो जाएगी। अगर आप ऐसी किसी शख्स को, डिपार्टमेंट को, ऑफिस को पार्टी बना ली है जिसका पार्टी बनाया जाना ज़रूरी नहीं था, तो कोई बात नहीं, आप फिर ऑर्डर 1 रूल 8 and 10 के अंदर आएँ और एप्लीकेशन मूव करें कि सॉरी बोनाफाइडी मिस्टेक से वो गलत एरे हो गया, इम्प्लीड हो गया, हमें इजाज़त दें, हम उसको पार्टी जो है ना वो उसके नाम से हटा दें। कोर्ट वो भी आपकी बात मान लेगी। जब भी याद रखिए आपकी एप्लीकेशन ऑर्डर 1 रूल 8 and 10 की अलाउ होगी, नया फ्री के मुकदमा बनाने की इजाज़त मिलेगी या पहले से बना हुआ फरीक उसको डिलीट करने की इजाज़त मिलेगी। दोनों सूरतों में कोर्ट आपको डायरेक्ट करेगी कि अमेंडेड प्लेंट फाइल करें आफ्टर इम्प्लीडिंग सच एंड सच प्रॉपर्टी, जिसकी आपने इजाज़त ली है, तो अमेंडेड प्लेंट उसमें आ गया। प्लेंट के बाद तीनों पैरे आ गए, लिखने दें, कर दें सफ़े काले, 2 सफ़े को 5 सफ़े पे ले जाएं। एक दौर था जब कभी 1900 के शुरू में इंडिया पाकिस्तान दोनों में बहुत मुख्तसर दावा लिखा जाता था। ट्रेंड्स वक्त के साथ बदलते जाते हैं, बट क्यों बदलते हैं? प्रेसिडेंट्स की वजह से। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मैटर्स जाते हैं तो वो कहते हैं ये बात तो आपने लिखी नहीं। एक बात याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी, नन कैन बी अलाउड टू गो बियॉन्ड द प्लीडिंग्स। आपने जो लिख दिया, आप वो एक सर्कल अपने गिर्द बना लिया, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। आप उससे बाहर चले भी गए तो कोर्ट आपको एविडेंस के टाइम पे तंग करेगी, वो आपको अलाउ नहीं करेगी। बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिशन से रोक देगी, पेश करने से रोक देगी, क्योंकि आपकी प्लीडिंग्स साइलेंट है। तो ऑर्डर 6, हर मटेरियल फैक्ट को लिखें। तहरीरी है तो माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, तहरीरी नहीं है तो आपको कमांड होनी चाहिए जितनी बातें मैंने की।
टाइम, डेट, प्लेस, प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, सब। अब ये तो है आम सिविल सूट, बट कुछ बड़े डाढ़े सिविल सूट होते हैं, जैसे प्रीएम्पशन है, जिसे आप शुफा कहते हो। कुछ अल्फाज होते हैं, चीज़ें होती हैं टेक्निकल। ये टेक्निकल भी नहीं है, ये हाइपर टेक्निकल है शुफा जो है। आपको लाहौर, कराची, बड़े शहरों में आपको प्रीएम्पशन के एक्सपर्ट्स वो कला मेरे भाई नहीं मिलेंगे। मेरी इस बात से कोई नाराज़ भी ना हो, क्योंकि बात सच्ची है। आप तहसीलों में जाएंगे तो आपको बड़े एक्सपर्ट माशाल्लाह बहुत आला कमांड रखने वाले प्रीएम्पशन पे आएंगे। क्यों? प्रीएम्पशन का दावा इतना 302 क्यों हो जाता है? तलबों का जिक्र करना, पहली तलब का, दूसरी तलब का, तीसरी तलब का, और उसमें भी लिखना है टाइम, डेट, प्लेस। बिल्कुल कुताही ना हो, इसमें आपको अमेंडमेंट की इजाजत नहीं मिलेगी। अगर प्रीएम्पशन का सूट है, आपने पहली तलब का जिक्र दावे में करना पाबंद है, आप नहीं करेंगे, यू विल लूज डेफिनेटली। और ये आपका डिफेक्ट क्योरेबल डिफेक्ट नहीं रहेगा। आपको कोई कोर्ट अप टू सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट की इजाजत नहीं देगी। अमेंडमेंट के लिए भी कोई जवाब देना है ना। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं वकालत करके आया हूं, मैंने एक दावा लिया है, मैंने डॉक्यूमेंट देखे हैं, और फिर भी मुझसे गलती। आप डॉक्टर को माफ़ी देते हो? नहीं देते हो। पुलिस वाले को माफ़ी देते हो? नहीं देते हो। किसी को माफ़ी आप नहीं देते। या तो अपने आप को आदत डाल लो कि आप माफ़ी दो, तो अल्लाह ताला आपके लिए भी माफ़ी मैनेज कर देगा। अगर आप हार्श एटीट्यूड वाले हो, थोड़ा एरोगेंट हो, गुस्से वाले हो, तो फिर कभी ऐसी कुताही ना करना। प्रीएम्पशन के दावे पे नो कॉम्प्रोमाइज। पढ़ने का वक्त कब है? किताबें कब खोलनी है? बार बार कहता हूं, उस वक्त नहीं जब आप फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, उस वक्त नहीं जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे, उस वक्त नहीं जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उस दिन आपने कल सूट फाइल करना, आपको आज रेलेवेंट लॉस पे कमांड होनी चाहिए, बिकॉज आपने कोर्ट फीस लगानी है। आपने वैल्यूएशन फॉर सूट फॉर द पर्पसेस ऑफ कोर्ट फी और जुरिस्डिक्शन डिटरमिन करनी है, आपने बीच में लिखना। और सबसे बढ़ के इसमें कॉलम जो है, वो पोर्शन जो है वो प्लेंट में, वो प्रेयर का होता है। खुल के मांगे, पोजेशन नहीं है पोजेशन मांगे। एग्रीमेंट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हुई है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगे। इंजंक्शन मांगे, मैंडेटरी मांगे, परमानेंट मांगे, टेम्पररी मांगे, कुछ आपको पाबंदी नहीं है। हर मटेरियल फैक्ट्स को लिखें, हर मटेरियल फैक्ट्स को लिखें। आम हालात में आपको अमेंडमेंट ऑर्डर 6 रूल 16, 17, 18 अमेंडमेंट को डील करता है। अमेंडमेंट के लिए एक बात काफ़ी है, अ बोनाफाइडी मिस्टेक, अ बोनाफाइडी इनएडवर्टेंट टाइपोग्राफिकल मिस्टेक, सहवन जिसको उर्दू में कहा जाता है, सहवन रह गया, लिखते लिखते ये बात ऐसे आ गई, डेट गलत हो गई, एग्रीमेंट पार्टीज का लिखना गलत हो गया, ऐसी कुछ बात भी, ये क्योरेबल डिफेक्ट है। आप अमेंडमेंट की एप्लीकेशन देंगे, वो करेक्ट हो जाएगा। जवाब दावा आता है, अभी जवाब दावे पर बाद में भी जाते हैं, पर ये रिलेटेड है, इसलिए उसमें भी कुछ ऐसी बात है जो वेग है, जो कंफ्यूजिंग है, जो मिसलीडिंग है, इनसफिशिएंट है, इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है, बेरिंग नो सेंस, तो आप उस पर भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। काइंडली इशू स्पेसिफिक डायरेक्शंस टू द डिफेंडेंट to file amended written statement after inserting this element, this element, this element in detail, in a comprehensive manner, in an exhaustive manner, so enable the parties to assist the honorable court in a required manner, in an ultimate manner, in an absolute manner. अब दावा लिख लिया आपने बैठ के, तो उसके नीचे लिखा जाता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन लाजमी है, ये भी ऑर्डर 6 का हिस्सा है। उसको वेरीफाई करवाएं, उसको अटेस्ट करवाएं। ये ऐसा डिफेक्ट नहीं है आजकल के दौर में, कभी होता था कि जी वो दावा वेरीफाई नहीं है, जी दावे की तस्दीक ही नहीं है, खारिज करो इसको, वो टाइम दे देते। कोर्ट के पास ये इख्तियार है, कोर्ट मुझे कहती है कि आप अगली डेट पे 15,000 का या जितने भी मालियत का कोर्ट फीस दें, मैं अगली दफ़ा नहीं दे सकता। कोर्ट के पास इख्तियारात हैं कि वो दिए गए वक्त को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन कुछ कुछ कामों में कोर्ट एक्सटेंड नहीं कर सकती। जैसे कि अभी शुफा की बात हो रही थी, प्रीएम्पशन में ज़र स्वयं जमा कराना है, विद इन 30 डेज करवाना है। कोर्ट के पास भी इख्तियार नहीं है कि वो उस 30 दिन को 31 दिन कर दे। कोर्ट के पास ये भी इख्तियार नहीं है उस 30 दिन को 28 दिन कर दे। सो ये मैंडेटरी प्रोविजंस होती हैं।
कुछ प्रोविजंस होते हैं जो डायरेक्टरी इन नेचर होते हैं, कुछ प्रोविजंस होते हैं जो मैंडेटरी इन नेचर होते हैं। मैंडेटरी में नॉर्मली शैल का वर्ड लिखा होता है, शैल, और जब मे लिखा होता है तो उसको हम कहते हैं जी डायरेक्टरी है। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ हालात में बड़ी सख्त की है। जहाँ पे शैल था उन्होंने कहा था नहीं, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस नहीं लिखा कि अगर पार्टी ऐसा नहीं करती तो उसका नतीजा क्या होगा, लिहाजा ये मैंडेटरी नहीं है, इसको डायरेक्टरी कंसिडर करेंगे। और कहीं मे का लफ्ज़, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं ये मैंडेटरी है क्योंकि कॉन्सिक्वेंस लिखा हो। सो आप रेलेवेंट लॉज सिर्फ सीपीसी पे कमांड नहीं लेनी, जिस लॉ से रिलेटेड आपने दावा या पटिशन करनी है, छोटी छोटी सी बातें होती हैं। आप दावा करने लगे हैं, प्लेंटिफ मुद्दई, प्लेंटिफ्स मुद्दईयान, डिफेंडेंट्स जिन पे दावा किया जा रहा है, मुद्दा अलैह एक है तो मुद्दा अलैह ज़्यादा है तो मुद्दा अलैहिम, औरत है तो मुद्दा अलैहा। ये सिर्फ, वैसे तो लैंग्वेज हैज़ नो कंसर्न विद द जस्टिस, वो एक प्रोसीजर है। ज़ुबान गलत अंग्रेज़ी बोलने से, मुंह टेढ़ा करके उसका प्रोनंसिएशन बिगाड़ने से बेहतर है कि आप उर्दू में बात कर लें। अब जब वकालत आपकी चलेगी माशाल्लाह इंशाल्लाह, तो आप किसी स्टेज पे ये बात समझ आ जाएगी कि यार मैं गलती की थी, मैं अंग्रेज़ी चौथे बहस कर रहा है। सिर्फ लाहौर में ही नहीं, लाहौर से बाहर तो ज़्यादा है। आपको लगेगा यार ये बातें मैं उर्दू में कर रहा था तो शायद उसको बेहतर समझ आ जाती। सो हर जगह अंग्रेज़ी झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। गलत अंग्रेज़ी बोलने से बेहतर है आप अपने दुरुस्त उर्दू में बात करें। प्लीडिंग्स भी उर्दू में की जा सकती हैं, आप पे कोई कदगन नहीं। आपका मूड है इंग्लिश में तहरीर कर दो, आपका मूड है उर्दू में लिख दो, उसका जस्टिस से कोई फ़र्क नहीं। लेकिन उर्दू पे कमांड बहुत कम लोगों को है। एक सोसाइटी में होता है कि गलत किस्म की बात चल पड़ी है, मैं इंग्लिश बोलूँगा तो पढ़ा लिखा तसव्वुर होऊंगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कभी था, आज से 35 साल 40 साल पहले हाई कोर्ट में कोई भी उर्दू में एड्रेस नहीं करता था कोर्ट को, ना ही आर्ग्यूमेंट्स डिलीवर करता था। वक्त के साथ साथ ख़ास तौर पे जनरल ज़िया साहब के बाद और अब जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने एज ए चीफ जस्टिस एक जजमेंट भी दी थी कि ये जो फैसले हैं उर्दू में लिख दिया करो, क्योंकि हम फैसले इंग्लिश में लिख के डिपार्टमेंट को भेजते हैं, उनको समझ नहीं आती, उसको इंटरप्रेट किसी और तरह से करना होता है और उसको गलत तौर पे इंटरप्रेट कर दिया जाता है। और फिर जो हम ऑर्डर लिख के भेजते हैं वो बार बार एप्लीकेशंस आती रहते हैं, जी आप अपने ऑर्डर को वाज़ेह कर दें, ऑर्डर वाज़ेह कर दें, हालांकि ऑर्डर वाज़ेह ही होता है। लीगल लैंग्वेज है, उसके अपने अल्फाज होते हैं, उनका कद काट, उसका वज़न, वो सबको पता नहीं होता। आप क्योंकि मेहनत करके आए हो, आपको कमांड। अब प्लेंट आ जाता है जी, मैंने क्या प्लेंट में सिर्फ मटीरियल फैक्ट्स लिखने हैं, क्या मैंने 3 लीगल पैरास लिखने हैं, क्या मैंने प्लेंट में सिर्फ प्रेयर करनी। इसके साथ बहुत ज़रूरी बात जो इस दावे का मुस्तकबिल आपको बताएगी, जो ये बताएगी कि आप कितने कॉम्पिटेंट वकील हैं। सबसे पहले ऑर्डर 13 रूल 1 पे आ जाइएगा, ऑर्डर 13 रूल 1। कभी इसमें कोताही ना कीजिएगा, जब भी सूट प्लेंट फाइल करें उसके साथ ऑर्डर 13 रूल 1 का फॉर्म अप्लाई करें, साथ लिखें और उसमें मेंशन करें स्पेसिफिक कि वो कौन कौन से दस्तावेज़ात हैं, विच आर द डॉक्यूमेंट्स यू आर गोइंग टू फाइल विद द अलॉन्ग विद द प्लेंट। वो सेल डीड है, वो हिबा डीड है, वो लीज डीड है, वो रेंट डीड है, वो डिवोर्स है, वो कुछ भी है, उसकी फ़ोटोकॉपी और 13(1) में उसका दस्तावेज़ का जिक्र वो आप लिखेंगे। नहीं लिखेंगे तो आप आने वाले वक्त में ट्रायल में बहुत तंग होंगे। एक दूसरा फॉर्म साथ जो लाजमी लगता है, उसके बाद आपका दावा नामुकम्मल है, ऑर्डर 7 रूल 14, ऑर्डर 7 रूल 14। आप जब बैठा करेंगे तो आप ऐसे ही बातें किया करेंगे, वो 9-7 की दरख्वास्त दे दे, 9-9 की दरख्वास्त दे दे, 12-2 की दरख्वास्त दे दे, 21-9-99 दे और एतराज़ात फाइल कर दे। सो ऑर्डर 13 का फॉर्म लाजमी है साथ, वो दस्तावेज़ात जो आप दावे के साथ बवक़्त दायरी दावा एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट आप फाइल कर रहे हो। दूसरा ऑर्डर 7 रूल 14 के सब रूल ध्यान से पढ़िएगा, उसके कॉलम्स को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज़रूरी है, ये आपके दावे से भी ज़रूरी हो जाता है। आप इधर मिस्टेक कर गए तो वो मिस्टेक शायद क्योरेबल ना हो आने वाले वक्तों में। वो पहला कॉलम, वो कौन कौन से दस्तावेज़ात हैं जो आपकी कस्टडी में, उसका जिक्र करें, ये मेरे पास है। वो दूसरा कॉलम, वो कौन कौन से दस्तावेज़ात हैं जिस पे आप रिलाय तो कर रहे हैं, इसको रिलायंस फॉर्म ही कहा,
फेरिस्ट, इनहिसार, रिलायंस फॉर्म, आप रिलाई कर रहे हैं बट वो आपके कब्जे में नहीं है तो किसके कब्जे में है? डिपार्टमेंट का हवाला दें। डीएचए के ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स बनाने, उसका हवाला दें। एलडीए का ऑफिस है, किसी बैंक का रिकॉर्ड है, इवन के किसी कोर्ट का रिकॉर्ड, किसी प्रीवियस लिटिगेशन का किस्सा है, वो लिखें उसमें। आप जो 714 में लिख देंगे, कोर्ट कभी आपको आपके उस हक से महरूम नहीं कर सकती। आप ड्यूरिंग ट्रायल जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाना चाहेंगे, जो रिकॉर्ड मंगवाना चाहेंगे, रिकॉर्ड कीपर आएगा, रेलेवेंट ऑफिसर आएगा, नाम लिखें हल्का पटवारी का, खाते खतौनी है, खेवट, चांट, फर्द बदर, ये सारा कुछ आप स्पेसिफिकली लिखेंगे और वो रिकॉर्ड किसके कब्जे में है। रेवेन्यू रिकॉर्ड मंगवाना है, एलडीए का रिकॉर्ड है, वासा का रिकॉर्ड है, किसी भी डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है, आप उसमें लिख देंगे, वो रिकॉर्ड कोर्ट आपको कभी भी नहीं रोक सकती। आप किसी भी नुकसान को कभी भी फेस करना नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता अगर आप मिस कर जाते हैं तो इट विल कॉज, डेफिनेटली कॉज अ ट्रबल, और वो बास का ट्रबल जो आपकी सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कहती। आप एक डॉक्यूमेंट बाद में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, कोर्ट कहता नहीं इसकी डेट आपके सूट प्लेंट से पहले की है, तो वाई यू हैव नॉट मेंशन्ड इन दिस डॉक्यूमेंट, वाई यू हैव नॉट रेफर्ड दिस डॉक्यूमेंट, वाई यू हैव नॉट रिलाइड ओवर दिस डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। 13/1/7/14 हो गया जी। अब आप कोर्ट में आ जाते हैं। अब कोर्ट में आप सिर्फ, जी बेटे आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? वो पुत्र गलत लिखा होता है, ये नामुकम्मल है, उसमें स्पेसिफिकली लिखें। ये ठीक है, ऑब्वियसली आप डॉक्यूमेंट कब टेंडर करोगे? एंड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एविडेंस या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। दो बातें आप समझते हो, एग्जामिनेशन भी समझते हो, एग्जामिनेशन इन चीफ, स्टेटमेंट, बयान, और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन। तो वो ये बड़ा गलत तरीका है, बाद अज वज़गियत, नामुकम्मल बात है। इसको आप डिटेल में लिखें कि जी फलां फलां दस्तावेज, ऑब्वियसली बाद अज वज़गियत ना बवक्त शहादत, लेकिन उससे पहले वो उनकी डिटेल देना ज़रूरी है। आप सूट लेके आ गए, अब आपके साथ सूट को, आपको कोई इंजंक्शन दरकार हो सकता है कि जी मेरे घर के साथ दीवार ना बनाए, जी मेरा रास्ता ना रोके, इधर बिल्डिंग ना खड़ी करे, ये ना करे, वो ना करे, चेक एंड कैश ना करवाए, अपने आप को मालिक ना कहे, तो इसके लिए ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 इंजंक्शन, और फिर आम में हम इसको स्टे कहते हैं। जी बेटे, तो आप लिखें कि वो ऑपोजिट पार्टी के कब्जे में है, तो वो कोर्ट उससे निकलवाएगी। मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट, आपका सवाल ऑलरेडी था, मैं इसको आगे भी बताता हूँ ज़रा चल के। मटेरियल क्वेश्चन था वैसे ही, दावा कर दिया, आप इंजंक्शन मांगे, ऑर्डर 39 रूल 1 और 2, उसके कुछ पैरामीटर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए। पहला पैरामीटर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस या बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, सेकंड इररेपरेबल लॉस, थर्ड प्राइमा फेशी आर्ग्यूएबल केस। अब ये तीन बातें आप कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फैक्शन उसका काम है, डिस्क्रिशन उसकी है। ट्रू, डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने पे भी मेरा इख्तियार भी है, तो कोर्ट ने उसके लिए भी कुछ मायार, स्टैंडर्ड्स, पैरामीटर्स, क्राइटेरिया सेटल कर दिया कि डिस्क्रिशन should be exercised in a manner to promote and advance the justice and not to kill the justice. So कोर्ट की डिस्क्रिशन भी हो तो उसको भी कहा गया है, पर इधर मिजाज बिगड़ जाते हैं और सब पे शायद इतनी अहलियत काबिलियत नहीं होती। आप क्यों होते हैं कोर्ट में? वाई द लॉयर्स आर इन द कोर्ट। जब जज बैठा है अकेला काफ़ी नहीं है, पार्टियाँ बताएं वो कागज देके खुद ही फैसला नहीं करते। यू आर देयर टू टीच द कोर्ट, ये आपका मनसब है, आपका पेशे का लफ्ज़ भी। मैं कभी कभी सोचता हूँ आपके प्रोफेशन के लिए पेशे का लफ्ज़ होने नहीं, एक मनसब है। कोर्ट इतना बड़ा आपके सामने है, आप बीइंग मुस्लिम, कोई मुस्लिम ना भी हो तो उसके लिए भी कोर्ट का एक मकाम कि कोर्ट काजी नोटिस करता है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोर्ट में बुला लिया जाता है। तो कोर्ट का ये इख्तियार है। तो आप कौन हैं? आप वो हैं जो अदालत को पढ़ाता है, जिसको हम अगर ऐसे अल्फाज में ना कहें तो हम कहते हैं जी हम कोर्ट को असिस्ट करते हैं। असिस्ट करना एक मुहज़्ज़ब लफ्ज़ है, पर कोर्ट जहाँ फंसती है तो आप पढ़ा ही रहे हो ना, जैसे आपके असातिज़ा ने आपको पढ़ाया।
सो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा मनसब है आज के दौर में और किसी भी दौर में। बेटा बाप को खाली कागज पे साइन करके नहीं देता। आप वाहिद ऐसा ऑफिस हो जिसको साइल, और अच्छे साइल भी होते हैं, बुरे साइल भी होते हैं, जिनको आप डॉन कहते हो या गुंडा एलिमेंट्स और बदमाश एलिमेंट्स, वो भी आपको खाली कागज़ों पे साइन करके दे के जाते हैं। ये आपका मनसब है। जब इतना बड़ा मनसब हो, आपके फ़राइज़ भी उतने बड़े हो जाते हैं, आपकी जिम्मेदारियां भी उतनी बड़ी हो जाती। दावा आ गया, अब होएगा जी इनकी सर्विस करवाओ। डिफेंडेंट को पता तो लगे मेरे खिलाफ कोई दावा है, ऑर्डर 5 रेलेवेंट है, नोटिस जाएगा, समन जाएगा। समन नहीं आता कोई नहीं, ये भी सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट है। कोर्ट फिर कहेगी दोबारा समन भेज दो, टीसीएस भेज दो और डीएचएल भेज दो, करियर से हट के जो भी है चस्पानगी कराएं। चस्पानगी मतलब घर के बाहर या प्रोमिनेंट प्लेस पे गेट पे लगाएं, वो पेस्ट कर जाता है जो है तामील कुनिंदा उसको प्रोसेस सर्वर। और नहीं आता फिर भी तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट कोर्ट के पास जो ऑप्शन है वो प्रोक्लेमेशन इन न्यूज़पेपर हो, अखबारात में। वो कोई लार्ज सर्कुलेशन वाले अखबार नहीं होते, वो आपने शायद नाम भी ना सुने हो, कहकशां, जहानुमा, वो हाँ इबादत, कुछ इस तरह से होते हैं। तेरी कमांड बहुत बेहतर लगती है मुझे। आप कोर्ट में जाते हो, ट्रायल कोर्ट में, वकील बड़ा नहीं होता है, मुकदमे के हकायक बड़े होते हैं। कभी इस गरूर तकब्बुर में ना आ जाना कि आपको कुछ आता है। जिस दिन आपने सोच लिया आप फारिग हैं मेरी तरफ से। हमेशा आजिज़ी में रहा करें। किसी की मदद की है तो अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल किया है कि मदद। ये सारा कुछ कबूल है उसकी किब्रियाई में, ये जोम कबूल नहीं है। मैं सब तो सियाना हूँ, मैं सब तो अमीर हूँ, मैं सबसे सेहतमंद हूँ, मैं सब तो सोना हूँ या सब तो सोनी हूँ। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? ये जोम अल्लाह ताला को बिल्कुल नापसंद है। इसको आम अल्फाज में कह लें तो अल्लाह ताला को मैन बहुत नापसंद है। और सबसे बड़ा जोम ये होता है कि मैं सबसे नेक हूँ और पाकबाज हूँ। इन जोमों में कभी ना रहिएगा। वो पता नहीं आपकी किस बात से आपको पकड़ के तो आपका क्या असर कर दे। मोहतात रहेंगे। बार बार कहता हूँ अल्लाह ताला ने अपना नाम आपको दिया है, आप मजाक नहीं। वकील सिर्फ काला कोट पहनने से नहीं बनते, आपको रातें जागनी पड़ेंगी। आपका शुरू है, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। जिस दिन आप रात जल्दी सो जाएं तो अपने आप से मुतमिन ना रहें कि आज ऐसा क्या किया। इतनी किताबें हैं, इतना लिटरेचर है, इतने एक्ट्स हैं, इतने ऑर्डिनेंस हैं, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये खाली सीपीसी पढ़ लो तो एक बथेरा है, बट ये मुश्किल बात, मेयर रीडिंग और बात है। आप केस करते रहेंगे। मैं दाएं बाएं की बातें इसलिए कहता हूँ आप बोर ना हो जाएंगे, पर ये बातें भी ज़रूरी हैं आपकी शख्सियत के निखार के लिए। मेरे में ऐसा कुछ नहीं, मेरे असातिज़ा बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत कोशिश की, बट हमने भी कसम खाई हुई थी कि जो मर्ज़ी कर लो असी नहीं पढ़ना। बट उनके पास अल्लाह की तरफ से कोई मौजज़ा था कि वो कहते थे हम पढ़ा के जाएंगे तो हमें भूल के दिखाना कि कैसे भूलते हो। सो आप मेरी सारी बातें किसी एक कान से सुन लें और दूसरे कान से निकाल दें। कुदरत की मंशा होती कि ये जो बात सुनी जाए वो याद रह जाए, तो कुदरत एक कान दे देता। दो कानों का मकसद ही है इधर से सुने और इधर से निकाल दें। अब सर्विस हो जाती, डिफेंडेंट पता लग जाता है, आ जाता है। अगर नहीं आता तो कोर्ट विल इनिशिएट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द रेलेवेंट डिफेंडेंट, कि उसको अखबार इश्तिहार भी कर दिया, नहीं आया तो एक्स पार्टी हो जाएगा। लेटर स्टेज पे उसके इल्म में कभी आ जाता है, हो सकता है वो वाकई शहर में ना हो सकता है घर के किसी मुलाजिम ने रिसीव किया हो। ये बात ज़रूरी है कि अगर कोई औरत रिसीव करती है घर में, कोई भी औरत या घर का मुलाजिम, तो इन द आई ऑफ लॉ इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पर्सनल सर्विस। इसको सर्विस नहीं समझा जाएगा। आप नोटिस रिपोर्ट पढ़ें, प्यादे ने क्या रिपोर्ट की है कि घर से किसी खातून ने वसूल किया तो नो सर्विस इन दी आई ऑफ लॉ, मुलाजिम ने किया है तो नो सर्विस इन दी आई ऑफ लॉ। मैं उम्रे पे चले जाता हूँ, पीछे नोटिस आते रहते हैं, सम्मन मेरे घर पड़े हैं, दरवाजे के चस्पा हैं, अखबार इश्तिहार भी पड़ा, पर घर में था ही कोई नहीं जो रिसीव करता और मुझे कम्युनिकेशन होती, मुझे इंटीमेशन होती। सो मुझे जैसे ही पता लगा ऑर्डर 9 रूल 7 की एप्लीकेशन दें, एक तरफा की मनसूखी की। ऑर्डर 9-7 और 9-13 इसको मिक्स ना कीजिएगा। 9-7 कार्रवाई मनसूखी दरखास्त एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स को मनसूख कराने के लिए, लेकिन 9-13 एक्स पार्टी डिक्री
आप जजमेंट और डिक्री की डेफिनेशन देख लीजिएगा, सेक्शन 2 में शुरू में, वो बहुत ज़रूरी है। ये चैप्टर इतने बड़े हैं कि किसी एक को खोल लो। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, डिसमिसल ऑफ सूट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट दो अलग-अलग बातें। इसी पे तकरीर शुरू करें आपसे, आपके ताउन से, तो घंटों खा जाएगा। मैं आपको सिर्फ बेसिक बातें हैं, वो बाकी आपने खुद मेहनत करनी है। कोई बातें रह जाएंगी, मेरे ऑफिस आ जाइएगा, मुझे बुला लीजिएगा, उनको फिर दूर कर लेंगे। डिफेंडेंट को पता लगा एक्स पार्टी 97 की अपील दे, दो अल्फाज यूज हुए, सफिशिएंट कॉज, गुड कॉज। क्या आप बताएं कि आप क्यों नहीं आ सके? मैं बीमार हो गया था, अपना मेडिकल साथ लगा दें, मेरे घर फतीदगी थी, मैं शहर से बाहर था, मैंने डायरी में डेट गलत नोट कर दी, ये भी सफिशिएंट ग्राउंड। उसके साथ आपका एफिडेविट होता है, आपने एक अमर साबित करना है, एक फैक्ट को साबित करना है, तो उसके लिए एफिडेविट, बयान हल्फी बहुत ज़रूरी है। जो एप्लीकेशन दें उसके साथ हमेशा बयान हल्फी दें, और फिर बयान हल्फी एफिडेविट के कंटेंट्स भी देखें, नेम, पेरेंटेज, प्रोफेशन, रिलीजन, कास्ट, ये सारी बातें, मैं वल्द फलां फलां, इन बातों का मोहतात रहें, और फिर उसकी भी अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन, उसमें कोताही ना करें। अगर आप एफिडेविट दे जाएंगे तो आपकी बात को नहीं दे सकेंगे तो डिसबिलीव कर दिया जाएगा। और जब अगली पार्टी, वो चाहे प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, एसाइल है, मसूल है, पिटिशनर है, रिस्पोंडेंट है, जो भी है, वो एफिडेविट के साथ एप्लीकेशन देता है, एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट लगा, तो याद रखिए आप जब उसका जवाब देंगे आप भी उसके साथ एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट देंगे। एफिडेविट का ये वजन है। कभी कभी आपको लगे कि ये बहुत ही गलत एफिडेविट दे दिया, कंटेंट्स गलत हैं, इसमें हकीकत ही कोई नहीं, तो ऑर्डर 9 को देखिएगा ज़रा, ऑर्डर 9 रूल 1 को, कि यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू ग्रांट अ परमिशन टू कंडक्ट, टू होल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन ओवर द डेपोनेंट। क्या ना भाई, तू बयान हल्फी देता है तो मुझे जिरा की इजाज़त दे। नॉर्मल कोर्टें नहीं देती, लेकिन डेपोनेंट, झूठे डेपोनेंट के पाँव के नीचे से ज़मीन निकालने के लिए वो आपकी एप्लीकेशन बहुत होगी। आप आ जाते हैं कोर्ट में, अब आता है जवाब दावा। सबसे पहले आपके ज़हन में हर काम की लिमिटेशन होनी चाहिए। अगर दावा करने लगते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो आपके ज़हन में होना चाहिए 3 साल। डिक्लेरेशन के लिए आना चाहते हैं, आपके ज़हन में होना चाहिए 6 साल। अपील फाइल करने लगे, आपके ज़हन में होना चाहिए 30 डेज़ है। रिवीजन फाइल करना चाहिए, आपके ज़हन में होना चाहिए 90 डेज़ है। सो जवाब दावे की लिमिट, ऑर्डर 8 रूल 1 और 10 जरूर पढ़िएगा। ऑर्डर 8 रूल 1 रूल 10 30 डेज में आपने देना है। ठीक है, कोर्ट इसको सब्जेक्ट टू लीगल और जस्ट एक्सेप्शन और गुड कॉज के तहत उसको ऊपर नीचे कर सकती, नीचे तो नहीं कर सकती, 30 डेज से ज़्यादा भी कर सकती। तो ये कोई ऐसा इनवॉयलेबल रूल भी नहीं है, ऐसा कुछ जिसको आप हार्ड एंड फास्ट रूल कह लें, इनवॉयलेबल रूल नहीं है। फिर भी अगर आप डिले करना चाहते हैं, कुछ दावे ऐसे होते हैं जिन्होंने डिग्री होना ही होता है, वो आप जीत नहीं सकते, तो आप उसमें डिले कॉज करते हैं। डिले कॉज करना है तो अल्लाह वास्ते तारीखें ना कोर्ट से मांगते रहें, एप्लीकेशंस पे कमांड लें, मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल कर दें। जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, इसी तरह डिफेंडेंट सबसे पहले क्या करना चाहिए बतौर जवाब दावे में? प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन करें। Why the suit is maintainable, how the suit under reply is maintainable, nature and form of the suit under reply is defective, नोयत दावा गलत है, पहला उजर करें, फिर देखें कोर्ट फीस लगा है नहीं लगा, वो उजर करें, फिर देखें the cause of action never accrued in favor of the plaintiff and the alleged cause of action is frivolous, result of afterthought, imaginary, fictitious, मन घड़त है, झूठी है। बाकी बात करें, कोई डॉक्यूमेंट पे रिलाय कर रहा है, दुरुस्त है तो माने, ठीक है ऐसे ही है, उसके बाकी टेक्निकल डिफेक्ट दे। अगर नहीं है, झूठा है, आपने कभी एग्जीक्यूट नहीं लिखा, तो स्पेसिफिक, आपका डिनाइल स्पेसिफिक होना चाहिए। ये कोई बात नहीं दैट पैरा अंडर रिप्लाई इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड इज वेहेमेंटली डिनाइड, ये कोई डिनाइल नहीं है, स्पेसिफिक डिनाइल है। एक दस्तावेज इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि ये प्लेंटिफ ने मेरे साथ ये एग्रीमेंट किया, ये नुमान कुरैशी के साइन नीचे हुए पड़े हैं, तो नुमान कुरैशी को देखना चाहिए बीइंग ए डिफेंडेंट कि नहीं, आई नेवर एग्जीक्यूटेड दिस डॉक्यूमेंट। दस्तखत लगाना और निशान अंगूठा ये एग्जीक्यूशन है, बट उसके कुछ मंदरजात भी हैं, वायरीज, द वायरीज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट डेटेड सो एंड सो आर हेयर बाय डिनाइड। आप इनकार करें उस दस्तावेज से,
और एक बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी की थी, मेरे उस्ताद साहब पढ़ाया करते थे, बास्कत ऐसे दस्तावेज होते हैं जैसे बैंक से आपने लोन लिया हो, उस पर दस्तखत भी आपके ही, उस पर अंगूठा भी आपका है, बट आप उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे, आप उसको एडमिट नहीं करना चाह रहे, तो आप लिखें कि ट्रू signatures have been drawn by me, true thumb impressions appearing at the bottom of the flan documents were marked by me, अंगूठे भी मेरे ने, but when I signed it, when I marked my thumb impression, this document was blank, ये दस्तावेज खाली था, खाली सफ़ात पे, ब्लड रिलेशन था, एतमाद की फिजा थी, मुझे कहा कुछ गया, मैंने बोनाफाइडली गुड फेथ अपने अंगूठे भी लगा दिए और दस्तखत भी कर दी, लेकिन इन्होंने बाद में तहरीर अपनी मर्जी पे लिख दी, और जब मैंने किया वो खाली दस्तावेज था। इस बात से अलर्ट रहें कि अगर सफ़ेद कागज़ है तो लिखें, और इसने मेरे वाइट पेपर पर दस्तखत जो है प्रोक्योर किए थे, अगर वो स्टैम्प पेपर है तो लिखें कि स्टैम्प पेपर पे मेरा भाई था, मेरी बहन थी। आप कोर्टों में आएंगे तो बहन भाई लगे हुए हैं, सारे फैमिली के ही सारे रिलेशनशिप हैं, बाहर वाले तो कम तंग करते हैं, घर वाले ज़्यादा तंग करते हैं। हम कब से आ गया, 1400 साल हो गया, अपनी बेटियों को हिस्सा दिया करो, बेवगान को हिस्सा दिया करो, माओं को हिस्सा दिया करो, बहनों को हिस्सा दिया करो। आओगे इधर तो पता लगेगा कितना ईमान है और क्या, किस हम कौम कैसी हैं। डॉक्टर इसरार साहब ने तो बहुत तलख अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, और भी बहुत सारे बड़े अच्छे आलम मुफक्किर हैं जिन्होंने हमारी कौम को डिफ़ाइन किया। उन्होंने मुनाफिक का वर्ड किया, उन्होंने बेगैरत का वर्ड किया। कुरान को नहीं मानते और किस चीज़ को मानेंगे, नहीं देते हैं हिस्सा, और उसके लिए फजूल सी तहवीलें हमारे पास, शादी कर दी, ब्याह कर देता, करोड़ों रुपए ला दिए, इतना जहेज दिया, उससे उसकी विरासत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपेल करें लोगों को, फोर्स ना करें, बट बातों बातों में बात करें। ऐसा हुआ अल्लामा इकबाल पे भी किसी ने फिक्रा कास दिया कि जी तुसी यह काम ना करया करो, तो ये छोड़ दो। उन्होंने कहा जो दावा मौलवी साहब थोड़ा मेरे को है वो बहनों को हिस्सा नहीं दे रहे, आप बहनों को हिस्सा दे दें, मैं भी ये काम छोड़ दूँ। आपके गुफ्तार का आपके जवाब में तलखी ना हो, लेकिन आप पता हो, आपकी समझदारी का अरूज ये है कि लोग आपको पहली नज़र में बेवकूफ़ समझें, और बेवकूफ़ कहने वाला, सबसे खुद को अक्लमंद कहने वाला वन ऑफ द बेवकूफ़ होता है। कभी खुद को अक्लमंद ना समझे, अपने आप को तालिब इल्म समझे हमेशा, और आप रहेंगे भी तालिब इल्म। रोज़ नए लॉ आते हैं, रोज़ इंटरप्रिटेशन अलहदा होती है, रोज़ नया केस लॉ आता है जिसको आप प्रेसिडेंट्स बोलते हो, आपके सामने ही है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर 36 साल इस पे फ़ौज के बाज़ाब्ता अफसर हुकूमत करते रहे। मैं कोई सियासत से इतनी दिलचस्पी नहीं रखता, लॉयर्स पॉलिटिक के 5-7 इलेक्शन लड़े हैं, अल्लाह ने मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी किया, सदर भी किया, सेक्रेटरी भी रहा, और लेकिन जनरल पॉलिटिक्स में भी जाएं तो अपने मुल्क का खैर ख्वाह रहें, अपने मुल्क को देखें। 71 को देखें, क्यों पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था, कौन था वो जिसने इसके 2 टुकड़े किए थे। आपको अजीब अजीब से जवाब आएंगे, 2-4 बुक्स पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा कौन था। हम एस्टेब्लिशमेंट किसको कहते हैं। 36 साल इस डेमोक्रेसी में आपको फ़ौज नज़र आएगी। हम फ़ौज को बुरा नहीं कहते, आपकी कम्युनिटी फ़ौज को बुरा नहीं कहती। हमें निशान हैदर, सितारा इम्तियाज़, निशान इम्तियाज़, हर मेडल का भी एहतराम है, लेकिन हमारा कुछ उन फ़ौजी जर्नैलों से डिस्प्यूट ज़रूर है जिन्होंने फातिमा जिना को इलेक्शन हरवाया। ये हो सकता है? मादरे मिल्लत कौम की माँ इलेक्शन हार सकती? हारी। लोग बीमार होते हैं, अच्छे शहरों में अच्छे हॉस्पिटल्स में लेके जाया जाता है, कायदे आज़म को ज़ियारत भेज दिया गया। आज ज़ियारत जाओ तो 24 घंटे की ड्राइवर चाहे क्रूज़र पे जाएं। उस ज़माने में क्या आलम होएगा। व्हाट हैपेंड विद लियाकत अली खान। अमेरिका में भी 4 कत्ल, प्रेसिडेंट कत्ल हुए, आपको मुझसे बेहतर पता होगा, कैनेडी, इब्राहिम लिंकन, इतने बड़े बड़े नाम। तो उधर तो ऐसी बातें नहीं, उन्होंने पकड़े, शूटर्स पकड़े, पर मौके पे किसी को नहीं मारा। रेगन को भी 3 गोलियां लगी, वो बच गया, अलहदा बात। कैनेडी ऑर्डनरी लीडर नहीं था अमेरिका, बट हमारा क्या हुआ, लियाकत अली खान को शूट करता है जो, उसी को मौके पे ही शूट कर दिया जाता है ताकि नाम रहे बांस और ना बजे बांसुरी। ये बातें आपने समझनी है, आपने अपने दिमाग को इस तरह तैयार करना है, हर डब्ल्यू पे गौर करना है, वाई पे आपने पाँव खड़ा कर देना।
चलें जी, वापस आते हैं। जवाब दावा आ जाता है, आप स्टे का एप्लीकेशन भी देते हो, वही बातें, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इर्रेपरेबल लॉस और प्राइमा फेशियाई आर्ग्यूएबल केस। जो 60-70s की जजमेंट है, वहाँ पे लिखा है ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट ने, अपेक्स कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, कि मियर प्राइमा फेशियाई आर्ग्यूएबल केस भी हो तो सफिशेंट है, बट आज के दौर में नहीं। आपको ये तीनों एलिमेंट एस्टैब्लिश करने पड़े अगर आपने स्टे लेना है। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस, इरेपरेबल लॉस, प्राइमा फेशियाई आर्ग्यूएबल केस। जवाब दावा आ जाता है, जवाब दावे के साथ आपकी स्टे की एप्लीकेशन का भी जवाब आ जाता है, तो कोर्ट विल फिक्स द प्रोसीडिंग। क्या हो जी, आप स्टे पे बहस करो। आप स्टे पे बहस करते हैं, स्टे का हो जाना या मिल जाना या ना मिलना, इंजंक्शन का ग्रांट हुआ या नहीं, दोनों सूरतों में ये अपीलेबल ऑर्डर है। ऑर्डर 43 रूल 1 और 3 दो तीनों पढ़, ऑर्डर 43, ऑर्डर 43, ऑर्डर 41 भी रेलेवेंट है कि आपकी क्या ग्राउंड्स होनी चाहिए अपील में। अगेंस्ट द लॉ है, अगेंस्ट द फैक्ट है, अगेंस्ट द रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड हैज नॉट बीन रेड एंड वेयर इट वाज रेड इट वाज मिसरेड, प्रोसीजर हैज बीन सुपरसीडेड। जो रेलेवेंट लॉ थे वो मिस अप्लाई किए गए, मिसकंस्ट्रू किए गए, इस तरह के ये बातें आ जाती। जवाब दावे में बात हो रही थी, सॉरी, स्पेसिफिक डिनाइल की। अगर आप स्पेसिफिक डिनाइल नहीं करते तो वो इवेसिव डिनाइल होएगा, और फिर एक कॉन्टोमेशियस डिनाइल भी होता है, फ्रिवलस डिनाइल भी होता है। पंजाबी में बोलें तो फरलू डिनाइल, कि आप ही के अंगूठे हैं, आप ही का सारा कुछ है, तहरीर भी थी, उसके बाद आप कह रहे हैं जी यू वर नेवर इंडक्टेड एज अ टेनेंट बाय दिस जेंटलमैन इन द रेंटेड प्रेमिसेस। इवेसिव डिनाइल, कॉन्टोमेशियस डिनाइल, फ्रिवलस डिनाइल, ये नहीं होना चाहिए। आपका डिनाइल इट मस्ट बी स्पेसिफिक, इट मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव, इट मस्ट बी एग्जॉस्टिव, इट मस्ट बी इन डिटेल। आपने प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस दे दिए, उज़रात इब्तदाई जितने लेने हैं 30 दे दें, 130 उज़रात इब्तदाई ले दें। फहरिस्त वारसान नहीं लगाई, फहरिस्त निसार नहीं लगाया, ऑर्डर 13 रूल 1 नहीं लगाया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन पेश नहीं किए। फोटोकॉपी में तो चेंज हो सकती है, साइन छुपाए जा सकते हैं, कोई तहरीर छुपाई जा सकती है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आप असल डॉक्यूमेंट तो देखें जो आपने आज तक नहीं देखा, जो प्लेंटिफ ने रिलाई कर दिया, जिसकी कॉपी प्लेंटिफ ने दिखा दी, फोटोकॉपी है, वो इनएडमिसिबल इन एविडेंस होती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप देखना चाहते हैं, so to enable to yourself to file a comprehensive written statement, तो आप ऑर्डर 11 देखिएगा। ऑर्डर 11 रूल 12, 14, 15 रेड विद सेक्शन 30 डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपके पास कागज नहीं है, आपने जवाब देना है, आपके पास 30 डेज है। फाइल एन इंडिपेंडेंट सेपरेट एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट के इशू स्पेसिफिक डायरेक्शंस टू द प्लेंटिफ कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश करे। क्यों पेश करे? फॉर योर इंस्पेक्शन, फॉर योर पेरूजल। आप देखना चाहते हैं ताकि आप एक आप देखें, उसे पढ़ें कि नहीं ये मेरे दस्तखत नहीं है। फोटोकॉपी पे आप अपने सिग्नेचर्स कैसे वेरीफाई कर सकते? कोई भी एक्सपर्ट, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, उसके लिए ज़रूरी है कि वो जब टैली होंगे, जब एग्जामिन होंगे, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से होंगे। आपके मुल्क में ये दे देते हैं अपना ओपिनियन फोटोकॉपीज पे भी, बट कोर्ट कभी आपको ये इजाज़त नहीं देगी। आप इंडिपेंडेंट अपना ओपिनियन किसी एक्सपर्ट से ले लें, लेकिन अदालत उस रिपोर्ट की पाबंद भी नहीं है। ये रिजिज हैं अंगूठे के, ये आप अपना हाथ जला भी देंगे, ये जब वापस आएंगे ये उसी जगह पे ही आएंगे। सो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो है, इसकी रिपोर्ट 100% ऑथेंटिक है, साइंस है, लेकिन आपके सिग्नेचर्स की रिपोर्ट वो 100% दुरुस्त नहीं हो सकती। वो तो स्ट्रोक्स बताएगा, पेन ऊपर से नीचे आया, वो आया, कुछ स्लो मोशन में आपसे साइन करवाए जाएंगे, कुछ सिग्नेचर्स आपसे स्पीड में करवाए जाएंगे। सो वो नहीं है। कोर्ट कहती है उस रिपोर्ट को रेड विद अदर अवेलेबल एविडेंस, जो जुबानी गवाह कह के गए उसके साथ टैली करे, तो फिर उस पर कोई फाइंडिंग दे। और कभी भी कोई रिपोर्ट आए, किसी भी एक्सपर्ट की रिपोर्ट आए या इवन के कमीशन की रिपोर्ट आए, जैसे स्टे की बात हो रही थी, आप कोर्ट नहीं मान रही, आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है अथॉरिटी वाला जिसमें कोर्ट ये मान ले कि आप मालिक हैं, आप काबिज भी हैं। ज़रूरी नहीं आप जहाँ काबिज हों, रह रहे हों, वो आप मालिक भी हों। आप अदर देन स्टेटस है, आप लेसी हो सकते हैं, आप लाइसेंसी हो सकते हैं, आप टेनेंट हो सकते हैं। टेनेंट मालिक थोड़े ही होते। सो कोर्ट ने आपका कब्जा वेरीफाई करना है कि वेदर यू आर इन एक्सक्लूसिव पोजेशन और वेदर यूर पोजेशन इज कॉन्टिन्यूअस, अनइंटरप्टेड, पीसफुल और लीगल,
तो कोर्ट अपनी इख्तियारात कमीशन को दे के वहां पे बेच सकती है। उसको डील करेगा ऑर्डर 26, खास तौर पे ऑर्डर 26 रूल 9 कि कोर्ट कमीशन डिप्यूट कर सकती है, वो मौके पे जाए, इंटेरोगेटरी इन्वेस्टिगेट करे, कौन काबिज है, कब से काबिज है, नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, पहले फ्लोर पे कौन है, दाएं क्या है, बाएं क्या है, डिगिंग हुई है नहीं है, फर्श कैसे है। सो ये सारी बातें कोर्ट जहां खुद नहीं जा सकती वहां पे एक कमीशन को बेच सकती है, और वो कमीशन नॉर्मली 80% 90% वकला साहिबान ही होते हैं। बट कुछ ऐसी कायनात भी होती है जो वकला साहिबान की कायनात नहीं होती। किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती, किसी इंजीनियर की, तो कोर्ट के पास इख्तियार है वो किसी इंजीनियर को, किसी रेवेन्यू एक्सपर्ट को, रिटायर्ड या इन सर्विस कोर्ट उनको डिप्यूट कर सकती है, पटवारी को, तहसीलदार को। हमें बहुत जब पता लगता है छांट क्या है, फर्द बदर किसको कहते हैं, खाते क्या हैं, खतौनिये क्या हैं, खसरा क्या है, खसरे के साथ मिन का लफ्ज़ लिखा जाता है वो क्या है, तो आपकी एक उम्र के बाद नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस, नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस, जो काम आप करेंगे वही आपको आएगा। सुनने से भी बहुत कुछ आता है, अपने असातिज़ा के पास बैठा करें, उनकी इज्जत दिया करें, ऐसे ही बैठ गए सुन लिया, कोर्ट में केस नहीं भी है, किसी अच्छे जज साहब की कोर्ट में चले गए, आपको बड़ा इल्म मिलेगा। आपके पढ़ने में वक्त ज़्यादा चाहिए होता है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, नहीं दे सकते, कोर्ट्स में बैठा करें। ये नेट चैट, ये व्हाट्सअप, ये ना आया करें, 3-4 बजे तक ना आया करें। डोंट गिव इम्प्रेशन टू द जनरल पब्लिक कि तुसी वेले हो वर्किंग आवर्स में भी और आप नज़र आ रहे हैं नेट पे, ये आपकी शख्सियत को ख़राब करेगी। आप फारिग भी हैं, कोई और काम कर लो, वो उसका ये मतलब नहीं है मोबाइल फाड़ लो। 3 बजे तक कोर्ट्स हैं, 4 बजे तक कोर्ट्स हैं, आप 11 बजे 12 बजे व्हाट्सअप को छेड़ के बैठे हैं, अगला क्या इंप्रेशन लेगा कि नुमान कुरैशी यार वेला वकील है। सो डोंट गिव दिस इंप्रेशन, और जिस कोर्ट में भी जाएं प्रिपेयर होके जाएं। एक मिसलेनियस एप्लीकेशन पे आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट अपने आप को पूरे केस पे तैयार करें, पूरी फाइल तैयार करें। ये ना सोचें कि सुबह तो सिर्फ अमेंडमेंट की एप्लीकेशन है, सुबह तो सिर्फ फ्रेमिंग ऑफ एडिशनल इश्यूज़ की एविडेंस है, तो मैं सारा क्यों पढ़ूं। कोर्ट कुछ भी पूछ सकती। आपका इल्म ये नहीं है कि मैंने बैरिस्ट्री कर ली, मैंने एलएलएम कर लिया। आपकी सबसे बड़ी शोहरत आपका मुतमईन क्लाइंट होता है, जो बाहर जाके आपके बारे में बात करता है कि नहीं यार वो जब भी जाओ ऑफिस मिलता है, फ़ोन अटेंड करता है, कोर्ट में जाता है। एसोसिएट्स होते हैं, इनको जूनियर्स का लफ्ज़ मत बोला करना, वो भी पढ़े लिखे होते हैं, जूनियर प्रॉपर लफ्ज़ नहीं। एसोसिएट भी ठीक है, पार्टनर भी ठीक है, उनको इज़्ज़त दें छोटों को, और बड़ों की इज़्ज़त करें। इज़्ज़त लेने का दुनिया में एक ही तरीका है, अपने से छोटों को प्यार दो और अपने से बड़ों की इज़्ज़त करो, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आपके कपड़े किसी ने नहीं देखने, अब यकीन करें आपकी शक्ल भी किसी ने नहीं देखनी। कोर्ट को क्या पता आप कैसे हो, अब जैसे भी हो, शक्ल देखी जाती है, लड़के की भी लड़की की भी, बट वो कोई ख़ास जगह पे होते हैं, या आप बाज़ का खुद ही बेवकूफ़ हुए होते हैं। सो शक्ल हैज़ नो कंसर्न, आपका ड्रेस हैज़ नो कंसर्न, आपका जूता, आपका मोबाइल, आपका ऑफिस हैज़ नो कंसर्न, आपके ऑफिस में अच्छी रिसेप्शनिस्ट है, नो कंसर्न, आपके ऑफिस में कालीन है, नो कंसर्न, आपके ऑफिस में कुछ और है या नहीं है, किताबें होनी चाहिए और आपको खुद को मौजूद होना चाहिए। और कभी मुतफर्रक दरख्वास्त पे भी बहस करनी है, बट यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर द होल ऑफ द फाइल ऑफ द कोर्ट। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले नो द जज, जिस जज के पास जा रहे हो उस जज के मिजाज का आपको पता होना चाहिए। फिर है नो द फैक्ट्स, जो फैक्ट्स हैं आपके केस पे आपको जुबानी अबूर होना चाहिए। उसे अबूर पढ़ा होना और बात है, अबूर और बात। और आखिरी बात है नो दाई लॉ, नो दाई लॉ तीसरी बात है, याद रखिएगा। सबसे पहले नो द जज, सेकंड नो द फैक्ट्स, थर्ड है नो द लॉ। और फिर आप कोर्ट में जाएं, जवाब दावा आ जाता है, स्टे मिल जाता है या नहीं मिल जाता। मिल गया तो शुक्र करें, दूसरी पार्टी अपील में चली जाएगी, नहीं मिला तो आप अपील फाइल करना। ये 4 कोर्टें बनाने वाले पागल नहीं थे, किसी वजह से बनाएंगी नहीं। सिविल कोर्ट गलती करता है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास चले जाएं। डिस्ट्रिक्ट जज गलती करता है, हाई कोर्ट आ जाए। हाई कोर्ट गलती करता है, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। हज़ारों केसेस ऐसे हैं जो हाई कोर्ट तक कंकरेंट फाइंडिंग थी, आपके खिलाफ थी, आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तीनों अदालतों का फैसला तोड़ देता है। जीता हुआ केस तो सभी जीत लेते हैं, वकालत उस केस में मुश्किल होती है जो जीतने वाला नहीं होता। आप टेनेंट हैं,
आप टेनेंट ही रहेंगे, आप मालिक तो हो नहीं सकते, तो आपने उसके लिए टाइम जितना ज़्यादा गुजार दें। एक एग्रीमेंट टू सेल है जो नज़र आ रहा है, आप ही का अंगूठा है, आप ही का दस्तखत है, बैंक ट्रांजैक्शन है। एक बात बैंक ट्रांजैक्शन से भी याद आई, अपने क्लाइंट्स को और ख़ुद अपनी ज़िंदगी में कभी कोई आपने अदायगी करनी हो, कोई पेमेंट करनी हो, ज़ुबानी कलामी ना करें, हमेशा बैंक ट्रांजैक्शन करें, क्योंकि वो भी एक एविडेंस है और स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। हर बात को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ और करेक्टनेस अटैच नहीं है, मेरी की बात को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ और करेक्टनेस अटैच नहीं है, पर जज साहब जो ऑर्डर शीट मेन करते हैं उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ और करेक्टनेस अटैच। अब जाएंगे कानून शहादत में, सीपीसी में लिखा जाता है, बयान के बाद हर ऑर्डर के नीचे लिखा जाता है सुनकर दुरुस्त तस्लीम किया। आपने कभी नोटिस किया है? लिखा होता है। कभी जज ने वो ऑर्डर पढ़ के भी दिया किसी को? नहीं दिया ना। ये आपका कमाल है। ब्रेक लगाओ जज साहब, जो मेरे साइल का बयान लिखा है पढ़ो इसको, और ताकि मेरा क्लाइंट सुन के अभी उसको ओके करे कि नहीं जी मैंने तो ये जवाब दिया था, आपने ये लिख लिया, प्लीज करेक्ट इट। अगर वो लिख देता है सुनकर दुरुस्त तस्लीम किया, तो आपकी बात सुप्रीम कोर्ट तक किसी ने नहीं मानी, बिकॉज प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ एंड करेक्टनेस अटैचेस टू द ऑर्डर शीट मेंटेन्ड बाय द कोर्ट, नॉट बाय मी। सो इस जिस दिन आप ये बात करेंगे उसके बाद कोर्ट आपको हमेशा इज्जत भी देगा और आपसे ज़रा डर के बात करेगा कि ये लॉ नहीं है। सुनकर दुरुस्त तस्लीम किया, आपने कोर्ट को कंपेल करना, फोर्स करना है कि जी जो बयान लिखा है मेरे और जो ऑर्डर लिखा है वो मुझे भी पढ़ के बता दो। इसके बाद आता है आप अपील करते हो, वो एक बाद में आते हैं अपील की तरफ। एविडेंस, जिस दिन कोर्ट स्टे की एप्लीकेशन ऑर्डर 39 रूल 1-2 डिसाइड करेगी, उसके आखिरी 4 लाइनों में वो 2 बातें करेगी। आपको पाबंद करेगी कि आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस 7 दिन के अंदर दाखिल करें, दोनों फ्री कैन, प्लेंटिव भी और डिफेंडेंट भी। 7 दिन के अंदर आप इसका रेलेवेंट ऑर्डर 16 देखिएगा, ऑर्डर 16 रोली फहरिस्त गवाहान जिसको हम कहते हैं। आपने जैसा पहले बात कर रहे थे, कोई रिकॉर्ड मंगाना है, कोई गवाह तलब करना है, जो आपके कहने से आएगा नहीं, स्टाम्प फरोश आपके कहने पे नहीं आएगा। अगर आप साथ लेके आते हैं तो कोर्ट आपको शक की नज़र से देखेगी कि ये इसके साथ कैसे आ गया, ये तो स्टाम्प फरोश था। सो आपने कोई रजिस्टर, तो उस बंदे का नाम फहरिस्त गवाहान जो तो आप लिख देंगे, तो फिर आप कंफर्टेबल रहें, वो गवाह भी ज़रूर आएगा, वो रिकॉर्ड भी ज़रूर आएगा। लेकिन अगर आप नहीं लिखते हैं तो ये अब वो दौर नहीं रहा, आपको किसी ने इजाज़त नहीं देनी, आप बहुत बड़ा नुकसान खुद भी उठाएंगे और अपनी पार्टी का नुकसान भी करेंगे। ऑर्डर 16 रूल 1 फहरिस्त गवाहान विद इन 7 days आफ्टर द डिसीजन। हर स्टेक ऑर्डर फौरन अगले दिन आप पढ़ेंगे, फिर क्लाइंट को बुलाएं, फहरिस्त गवाहान दें। अब हो गए तलबीदा गवाह होंगे गवर्नमेंट के, सरकारी गैर सरकारी इदारों से, स्कूल का रिकॉर्ड है, लेकिन वो भी तो गवाह होंगे जो प्राइवेट विटनेसेस होते हैं, जो आपने खुद लेके आने, उसका 16A में नाम लिखा जाना उसका भी ज़रूरी है। लेकिन अगर प्राइवेट विटनेस, जैसे एक दस्तावेज है, एग्रीमेंट टू सेल कोई लेते हैं, उसके 2 मार्जिनल विटनेसेस हैं, आप उनका नाम ना भी लिखो तो कोई नहीं, वो आपके गवाह हैं, वो आपने लेके आने हैं। तो उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोर्ट इज बाउंड टू रिकॉर्ड एविडेंस ऑफ एवरी विटनेस प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, प्रेजेंट इन द कोर्ट, कि जो गवाह आ गया है अदालत उसका बयान लिखने की पाबंद है, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर हिज नेम इज मेंशन्ड इन द लिस्ट ऑफ विटनेसेस और नॉट। लेकिन सरकारी गवाह, रिकॉर्ड वाले गवाह, स्कूल है, एलडी है, वासा, वो आप नहीं बुला सकेंगे अगर ऑर्डर 16 रूल 1 में उसका जिक्र नहीं करते। ये इस हद तक ज़रूरी है। और जब वो ये ऑर्डर करेगी कोर्ट, उसी दिन वो इशू फ्रेम करेगी। इशू बोलें तो पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी, झगड़ा क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन क्या है फ्री कैन के दरमियान। वो कहता है मैं मालिक हूं, वो बी कहता है मैं मालिक हूं, तो कोर्ट लिखेगी, इशू वजह करेगी कि कौन मालिक है आए, और उसका बारे सबूत, बर्डन ऑफ प्रूफ लिखा जाता है। जब भी इशू फ्रेम होता है उसके एंड पे ओपीपी, ओपीडी आपने देखा होगा, वो लिखा जाता है। वो इस बात का अंदिया होता है, आपको पहले से बता दिया जाता है कि ये बात आपने साबित करनी। इसलिए आप इशू पे भी ध्यान से देखें और बारे सबूत को भी। फिर आपने ये देखना, अगर आप क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चार्ज फ्रेम करना आ गया, कराना आ गया,
तो आप समझ जाएं कि आप वकील बन गए। और अगर आप सिविल प्रैक्टिस करते हैं तो आप इशू फ्रेम करना जिस दिन आपको आ गया और इशू फ्रेम कोर्ट से दुरुस्त इशू वज़ा करवाना आ गया, दुरुस्त तनकी हाथ वज़ा कराने आ गई, उस दिन भी आप समझ लीजिएगा कि आप वकील बन गए। Every material fact alleged, asserted by the plaintiff and its denial by the opposite party, इस bone of contention को should have been resolved by framing of specific issues। अब जो इशू वज़ा करने की बात की गई, जी बेटे आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए। फिर वो आप उसको खुद ले आए, मैंने उसी पे बात की। 84 का फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि विटनेस प्रेजेंट इन द कोर्ट इज बाउंड टू रिकॉर्ड हिज और हर स्टेटमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर हिज और हर नेम वाज मेंशन्ड इन द लिस्ट ऑफ विटनेसेस और नॉट। जो कतन ऐसा नहीं होता, जो भी गवाह आता है अब वो हलफ लेता है। अब हलफ के अल्फाज जब मैंने वकालत शुरू की थी वो भी शेयर करता हूँ, जो आजकल है वो भी, अल्लाह ताला की कसम खाकर सच्चा बयान दूंगा। अगर झूठ बोलूं या कोई बात छुपाऊं, दो एलिमेंट है, अगर कोई झूठ बोलूं या कोई बात छुपाऊं तो मुझ पर खुदा का कहर नाजिल हो। ये ओथ तब था जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, अब इन्होंने अल्फाज बदल दिए हैं, कहर का लफ्ज़ जो है ना वो बदल दिया है। मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो, बात तो फिर वही है, लेकिन यही ओथ लिया जाता है और इसके बाद गवाह साहब, जी बेटे विटनेस हॉस्टाइल होते हैं हर 10वें 12वें केस में, हमारे ही गवाह हमारे खिलाफ एविडेंस दे जाता है दूसरी पार्टी से मिलके, उस पर आपका राइट है कि टू कंडक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन। The cross examination, JIRA, is the only device in the world to bring out the truth from the mouth of the witness। JIRA एक वाहिद इकलौता हल है कि जो आपने गवाह के मुंह से सच उगलवाना है। हॉस्टाइल हो गया है, आप कोर्ट को एप्लीकेशन दें, सियाने जजेस, अच्छे जजेस, लॉ पे कमांड रखने वाले, वो एप्लीकेशन की भी ज़रूरत नहीं समझते, वो खुद आपको कहते हैं जी आपका तो विटनेस खुद हॉस्टाइल हो गया है, आए इस पे जिरा करें। तो उस सूरत में आपको अपने गवाह पे खुद जिरा करनी पड़ती। बैठिए, एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया, बहुत मटेरियल स्टेज होती है। अब आपने सबसे पहले इश्यूज को देखना है, इश्यूज के ऑब्जेक्ट को समझें, वो कौन सा मटेरियल है जो जज साहब पाबंद हैं कंसिडर करने के लिए वाइल फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, और क्या जिम्मेदारी आपकी है इशू फ्रेम करना या कोर्ट की है। तो इट इज ड्यूटी ऑफ द कोर्ट to frame issues which were clearly arising out of divergent pleadings of the parties। लफ्ज़ जज साहबान लिखते हैं out of divergent pleadings of the parties, ये नामुकम्मल बात। आप ऑर्डर 14 को ध्यान से पढ़ें, उसमें डॉक्यूमेंट्स का भी जिक्र है कि ऐसा दस्तावेज जिससे मैं इनकार कर चुका हूँ, उसकी एग्जीक्यूशन से भी, उसकी वायरिस से भी, तो a specific issue will require for to resolve the said controversy। Factual controversies could not be resolved, cannot be resolved without framing of specific issues। Factual controversies कभी भी बगैर issues और शहादत के हल नहीं हो सकती। सो जब भी इश्यूज देखें, अगर आप सेटिस्फाइड हैं कोर्ट के फ्रेम करदा इशू से तो फाबिया, नहीं है तो फाइल एन एप्लीकेशन ऑर्डर 14 रेड विद और रूल 2 to 5, उसमें दस्तावेज का भी जिक्र है, डिनाइल डॉक्यूमेंट्स का भी जिक्र है, और वो करेक्ट करवाएं, बारिश सबूत को करेक्ट कराएं, वो भी ऑर्डर 14 ही रूल डील करेगा। और याद रखिएगा, सपोज ये आप किसी भी स्टेज पे दे सकते हैं इशू की दरखास्त, जजमेंट पास होने से एक लम्हा पहले भी दे सकते हैं, और इवन के आप अपील में भी दे सकते हैं कि दिस वाज मटेरियल इश्यूज, फ्रॉड वाज एलिज्ड, मिसरिप्रेजेंटेशन वाज एलिज्ड, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट वाज एलिज्ड, बट जज साहब ने इस पे कोई स्पेसिफिक इशू फ्रेम नहीं किया, और अच्छे जजेस जजमेंट सेट असाइड करके वापस नीचे ट्रायल कोर्ट में भेजते हैं कि इशू फ्रेम करो। जब एडिशनल इशू फ्रेम हो जाता है, केस एविडेंस खत्म हो गई दोनों पार्टीज की, फिर किसी वकील साहब को ख्याल आया कि नहीं ये मटेरियल इशू था, फ्रेम ही नहीं हुआ, वो एप्लीकेशन देता है, कोर्ट आपकी दरखास्त मंजूर करती है,
एप्लीकेशन इशू वजह हो जाता है, इशू फ्रेम हो जाता है। तो उसके बाद इशू जब भी फ्रेम होगा, ये प्रिविलेज पार्टी का है कि उसने एविडेंस देनी है या नहीं, ये प्रिविलेज कोर्ट का नहीं है कि वो कहे जी नहीं आप एविडेंस नहीं दे। इशू फ्रेम हुआ है तो प्रिविलेज प्रीरोगेटिव लाइज विद द विटनेस पार्टी कि नहीं जी मैंने शहादत देनी है, कोर्ट खुद से नहीं कर सकती। थोड़ी सी ब्रेक कर लें या अगर आप चलते हो या चलते चलें, मैं आपको कहानियां भी सुना सकता हूं। अच्छा एविडेंस की बात आती, इशू फ्रेम हो गए, आपकी दरखास्त खारिज हो जाए तो घबराना नहीं। जो अपीलेबल ऑर्डर्स हैं उनका जिक्र ऑर्डर 43 में किया गया, ठीक हो गया। अपीलेबल ऑर्डर जिनका जिक्र वहां पे नहीं वो रिवाइजेबल ऑर्डर है, यू कैन फाइल रिवीजन, यू कैन फाइल रिट पिटीशन। अब कुछ बातों में मोहतात रहें, इधर ये आपकी जो जनरल कमांड है प्रोसीजर पे वो बात करने लगा हूं। अब आपके फैमिली मैटर्स में और रेंट मैटर्स में इशू फ्रेम होते हैं, लेकिन एविडेंस उस तरह नहीं होती जिस तरह सिविल केसेस में होती है। वहां पे यू कैन टेंडर, यू आर बाउंड रादर, यू फाइल एफिडेविट इन द शेप, एविडेंस इन द शेप ऑफ एफिडेविट। अपने गवाहान के बयान हल्फी दें, वो दूसरे वकील साहब पढ़ेंगे और फिर आप पे जिरा करेंगे। सिविल कोर्ट में बयान हल्फी नहीं दिए जाते, बवक़्त शहादत गवाह खुद आता है, वो ओथ लेता है। और याद रखिए एग्जामिनेशन इन चीफ के लिए कोर्ट में आने से पहले अपने गवाहों को प्लीडिंग्स के बारे में, केस की हिस्ट्री के बारे में और यस नो के बारे में खूब पढ़ा के लाएं ताकि वो घबरा ना जाए। एक फियर ऑफ अननोन होता है, मैंने जिन नहीं देखा, मैंने भूत नहीं देखा, बट मैं द मोमेंट देखूंगा मेरा खौफ जाता रहेगा। मैंने टीचर की छड़ी नहीं खाई है, मैंने मार नहीं खाई है, या कह लो मैंने कसून नहीं खाया कभी, द मोमेंट मुझे मुक्का पड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा, मेरा वो खौफ जाता रहेगा। इसीलिए फियर ऑफ स्टेज भी होता है, फियर ऑफ कोर्ट भी होता है। जो फियर ऑफ कोर्ट आप पे भी आता है, आप जिस दिन बगैर तैयारी के कोर्ट में जाएंगे आप खौफ में रहेंगे कि यार इतने वकील बैठे हैं, इतनी पार्टियां बैठी हैं, जज साहब मेरी क्या फोटो बनाएंगे। सो आप तैयार होंगे तो आप पे कभी ये फियर नहीं आएगा। फियर ऑफ स्टेज भी होता है, आप तकरीर करते हैं, आप घंटों अपने दोस्तों में हम बकबक करते रहते हैं, पर जब आएगा आगे 6000 बंदा बैठा है, आओ जी अपना दर्स मुबारक खड़े हुए और डिलीवर करें, आप पे आएगा एक खौफ थोड़ा सा, चाहे थोड़ी देर के लिए। उसे फियर ऑफ स्टेज कहते हैं, फियर ऑफ अननोन होता है, फियर ऑफ कोर्ट होता है। तो आप तो रोज आते हैं, आप पे तो ऐसा फियर नहीं, बट आपके गवाह पे फियर होएगा। इसलिए उसको पहले बिठाएं, उसको प्रॉपर बताएं कि मैं क्या सवाल पूछूंगा और उसका क्या जवाब देना है, दूसरा वकील क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पुट कर सकता है और आपने उसका क्या क्या जाना है, जवाब देना है, और जवाब हाँ या ना में देना है या इन डिटेल देना है। हमेशा मैं अपने गवाह को बताएं कि जिरा में सिर्फ हाँ या ना तक रहे। वो जितना लंबा जवाब देगा उसके जवाब से सवाल निकलते रहेंगे और जिरा चली जाएगी 50 सफ़ों पे और उसकी मत बच जाएगी। कॉन्फिडेंस में वो तभी रहेगा जब आपने उसे पढ़ाया होगा, उसने डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, उसने प्लीडिंग्स पढ़ा लिखा नहीं है, इंग्लिश पढ़ भी ले तो दावे का पता नहीं लगता, तो आप उसको बताएंगे कि ये दावा है, ये जवाब दावा है, हम ये कहते हैं, वो ये कहता है, कोर्ट पूछे तो ऐसे जवाब देना। सो ये बातें, और ये कोर्ट का डेकोरम आपने खुद भी मेंटेन करना है, बिकॉज आप भी ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, आपका वही इख्तियार है, इज्जत है जो कोर्ट की है। आप ऑफिसर कोर्ट, एक गवाह का बयान हो रहा हो, कोई दीगर गवाह कोर्ट में नहीं रहेगा, सारे गवाहान को कोर्ट से बाहर भेज दें ताकि वो एक दूसरे के जवाब ना सुने। एक को फारिग किया, फिर वो चला जाएगा, फिर दूसरे गवाह को अंदर बुलाएं और उस पर जिरा शुरू करें। आपको जिरा करनी आ गई तो फिर आप बड़े वकीलों में इंशाल्लाह शुमार होना शुरू हो जाएंगे। वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। माना कि दुनिया में इकलौती डिवाइस है कि एक ऐसा गवाह जो झूठ बोलने आया है, हलफ लेके झूठ बोलता है और आप उसके मुंह से सच निकलवा रहे। जिस दिन मर्डर हुआ दुकाना खुलियाँ सन, हाँ जी खुलियाँ सन, तो वो आपने कोर्ट में इस्टेब्लिश करना जी इतवार था दुकानें बंद थी। ये आपका कमाल होना है, इसको जिरा कहते हैं। ये आसान काम नहीं है, उसको शुरू में कंफ्यूज करना आप, और उसके बाद आपने दाएं बाएं के सवाल पूछ के टक करके अपने रेलेवेंट क्वेश्चन पे आ जाना। अब एविडेंस में आते हैं। मेरा ख्याल है 5-10 मिनट की ब्रेक ले लें, मेरा भाई का मुझे मैसेज आया है। अब्दुर्रहमान करें या चलते रहें यार, फिर मुझे भी जाना होएगा। मैं कंक्लूड करता हूँ, बैठे रहो, नहीं जाना दूसरी, मैं भी बैठा हूँ।
एविडेंस होती है, पहले आ जाओ जी प्लेंटिफ की बारी, जो जो डॉक्यूमेंट है उसको एग्जिबिट करवाएं। मैं कर दूंगा, एक ही गो में कर दे, फिर ब्रेक तो नहीं। ठीक है, कंटिन्यू। आपका शुक्रिया। जिन जिन डॉक्यूमेंट्स पे आपने रिलाई की है, द डॉक्यूमेंट्स विच हैव फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ योर सूट, एग्रीमेंट टू सेल, गिफ्ट डीड, रेंट डीड, लीज डीड, टिकट, पीआईए, जो भी दस्तावेज हैं वो सारों को प्रॉपर एग्जिबिट करवाएं। अब एग्जीबिशन क्या है? mere tendering of a document, mere production of a document does not mean that you approve the document. एग्जीबिशन और चीज है, प्रूव और चीज है, साबित करेंगे। एग्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या कदगन लगती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वेदर यू हैव प्रोड्यूस्ड बोथ द टू मार्जिनल विटनेसेस और नॉट। अगर आपने दोनों हाशिया गवाह पेश किए हैं, अदालत आपकी बात सुनेगी, अदरवाइज आपका सूट डिसमिस होएगा अप टिल सुप्रीम कोर्ट। कभी ये कुताही ना करें, जो भी एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट टू सेल है, वो सेल परचेज है, वो गिफ्ट डीड है, अगर डिस्प्यूटेड है, दूसरी पार्टी एतराज कर रही है, उसको डिनाई कर रही है, एग्जीक्यूशन भी वायरिस, तो आप पे पाबंद है उसको प्रोड्यूस करे। कौन प्रोड्यूस कर सकता है? लिखने वाला, जिसकी फेवर में लिखा गया, मार्जिनल विटनेसेस जिनकी मौजूदगी में लिखा गया, सब्सक्राइब, नॉर्मली जिसको कातब कहते हैं दस्तावेज का, सब्सक्राइब इतना मटेरियल विटनेस नहीं होता, पर जब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डिनाइल आए एग्जीक्यूशन से और वायरिस से, वहाँ से शुरू आए जहाँ से स्टाम्प खरीदा था, स्टैम्प पेपर, स्टैम्प वेंडर को तलब करें, वो अपना रजिस्टर लेके आएगा, बताएगा कि फलां बंदे ने मुझे अप्रोच किया, ये 500 का मैंने स्टैम्प पेपर जारी किया, ये इसके अंगूठे, ये इसकी दस्तखत, वो रजिस्टर आया, कोर्ट पहली बात एज्यूम कर जाएगी कि हाँ ये बिका, और जिसने खरीदा वही रेलेवेंट पर्सन था जो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने जा रहा था। उसके बाद जिनकी मौजूदगी में लिखा गया वो भी एग्जिबिट कर सकते हैं। अब फर्क आता है, आप बहुत दफ़ा देखेंगे मार्क, फलां दस्तावेज जो मार्क ए किया गया, मार्क बी किया गया, मार्क डॉक्यूमेंट को जस्टिस साकिब निसार साहब 15 या 16 में एक जजमेंट दे गए हैं, उन्होंने कहा है मार्क डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो आप जज की इस बात पे एतराज करें कि नहीं जी नहीं, मैं जब उसको प्रॉपरली प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिसने लिखा है वो पेश कर रहा है, जिसके हक में लिखा गया वो पेश कर रहा है, जिनकी मौजूदगी में लिखा गया, जो उसके एग्जीक्यूटेंट हैं, जिनके दस्तखत हैं, उन वो पेश कर रहे हैं, आप इसको एग्जिबिट लगाएं, मार्क डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। आप दस्तावेज को मार्क का नहीं लगने देंगे। हाँ, मार्क एक जगह पे काम आता है, मार्क सी। ऑर्डर 23 रूल 3 देखिएगा कि इन केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज क्या होना चाहिए। जब केस लिटिगेशन पेंडिंग हो, कभी सजेशन ना दें, ओपिनियन ना दें कि कोर्ट से बाहर कॉम्प्रोमाइज कर लें। अगर लिटिगेशन पेंडिंग है तो आप कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज लाएं, उसको तहरीर करें, उसको मार्क सी लग जाता है, वो खैर है। लेकिन डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स या ऐसे डॉक्यूमेंट विच हैव फॉर्म द बेसिस ऑफ योर लिटिगेशन, उनको आप मार्क नहीं लग देंगे, एग्जिबिट ही करवाएंगे। शुफे की बात हुई, गिफ्ट डीड की बात हुई, अब डिनाइल की बात भी हुई। इन केस ऑफ स्पेसिफिक डिनाइल, एविडेंस ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। Evidence of a very high order, which should be convincing, which should be inspiring, which should be cogent, which should be corroborative. ये 4-5 अल्फाज हैं, आपने इन पे कमांड लेनी है कि पार्टी तो कह गई, पार्टी ने जो बयान दिया देगी, बट उसकी corroboration के लिए एटलीस्ट 2 witnesses, और वो भी अनशेकन हो। अगर वो जिरा में शेक हो जाते हैं तो वो सैंक्टिटी अपनी लूज कर जाएंगे, कोर्ट उनकी बात को डिसबिलीव कर जाएगी और अल्टीमेटली यू विल लूज द लिटिगेशन। एक पहलू हो गया। अब आप तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बीइंग काउंसिल फॉर द डिफेंडेंट आपकी क्या जिम्मेदारी है? ये दस्तावेज आता है कि जी एग्जिबिट, आपको इतराज है, आप फौरन इतराज करें। ये आपकी इल्म की इंतहा है कि ये डॉक्यूमेंट एग्जिबिट नहीं हो सकता। क्यों एग्जिबिट नहीं हो सकता? अपना एतराज, अपना ऑब्जेक्शन इन डिटेल जज साहब को लिखवाएं, सिर्फ बोलना नहीं है। जज इज बाउंड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग, वो आपकी बात को रद्द नहीं कर सकता। उसको कहें ये एतराज पे, ये 500 के स्टैम्प पेपर पे लिखा जाना था, ये 100 रुपए पे लिखा है, दस इज इनएडमिसिबल इन एविडेंस, दिस डॉक्यूमेंट इज आउटकम ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, इसको दस इज इनएडमिसिबल इन एविडेंस, ये शहादत में नहीं रखा जा सकता। आप जितने दस्तावेज से रिलेटेड ऑब्जेक्शन है, एतराजात हैं, कौन सा रेलेवेंट टाइम है?
क्या आप अपील में एतराज करेंगे? नहीं। Relevant time to raise objection regarding the admissibility and exhibition of a document वो तब है जब दस्तावेज को शहादत में पेश किया जा रहा है। जज साहब को रोकें, अपना एतराज, अपना ऑब्जेक्शन स्पेसिफिकली लिखवाएं कि क्यों ये इनएडमिसिबल इन एविडेंस नहीं। अब प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस ये है कि जज साहब ज़ेरे एतराज़ उर्दू में लिख के तो फिर कहते हैं जी आप आगे चलें, ज़ेरे एतराज़ मैंने लिख दिया, बाद में फैसला। कानून शहादत और सीपीसी दोनों कोर्ट को पाबंद करते हैं कि अगर मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया है तो डिसाइड इट एट द मोमेंट, उसी वक्त डिसाइड करें ताकि मैं अगली हिकमत अमली तय करूं। आप क्वेश्चन पुट करते हैं, आपकी नज़र में वो रेलेवेंट क्वेश्चन है, बट कोर्ट की नज़र में वो इररेलेवेंट क्वेश्चन है, तो आप वो कहें जी, कोर्ट को स्पेसिफिकली कहें जी मेरा क्वेश्चन लिखें और इस पे फैसला करेंगे ये इररेलेवेंट। कोर्ट लिख देगा इररेलेवेंट है, कोर्ट से टाइम मांगे कि अलाउ मी टू फाइल सिविल रिवीजन अगेंस्ट दिस ऑर्डर, कि मेरा ये क्वेश्चन रेलेवेंट है और आप इसको इररेलेवेंट कह रहे हैं। अदालत की बातें मानते हैं बट सारी बातें नहीं मानते हैं, वो भी तो हमारी तरह पढ़े लिखे, जिन्हें को असी पढ़े लिखे हैं, गलतियाँ उधर भी रोज़ होती हैं। सो इश्यूज फ्रेम हो गए, प्लेंटिफ की एविडेंस आ गई। एविडेंस का leading question, you can't put a leading question during course of examination in chief. statement में दौराने बयान आप कोई ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे जिसका जवाब आपके सवाल में ही हो। ये लिबर्टी मिलती है आपको जिरा में, पूछे, हजारों सवाल पूछे। जिरा होती लीडिंग क्वेश्चन है क्योंकि आपने गवाह को गुमराह करना होता। इस बात पे अपने ऑपोजिट काउंसिल को बयान के दौरान लीडिंग क्वेश्चन मत पूछने दें। वो पूछता है तो उस पर एतराज़ करें, कोर्ट आपका एतराज़ कंसीडर करेगी और कोर्ट उनको रोक देगी। जी बेटे आप क्या पूछ रहे हो? मैं भी आ जाऊं, कोई गपशप मजे की है तो शोर हो रहा है किसी साइड से। जी बच्चे, ये सबसे मटीरियल ऑब्जेक्शन में है क्या कि एज यू हैव नॉट मेंशन्ड दिस डॉक्यूमेंट इन द ऑर्डर लिस्ट ऑफ ऑर्डर 13 रूल 1 और रिलायंस फॉर्म में आपने रिलाय नहीं किया तो वो पेश नहीं होएगा, और इस बात का यकीन करें कोर्ट उसको पेश करने भी नहीं दी। ठीक हो गया जी। अब ये आ गया। अब उसके बाद प्रैक्टिस ये है कि अदालत रख लेती है फॉर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओ भाई, सारे दस्तावेज तो बयान में होते हैं या जिरा में होते हैं, ये बाद में दस्तावेजी शहादत की जो प्रोविजन है ना, ये मुझे नहीं आज तक मिली कि एविडेंस का प्रोसीजर, ओरल एविडेंस ख़त्म, लेकिन एक प्रैक्टिस चल गई है। जज साहबान कहते हैं दस्तावेजी शहादत के लिए, उन दस्तावेजी शहादत पे भी आपने जागते रहना है। अगर वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर जाते हैं तो देयर आफ्टर यू विल बी एंटाइटल्ड टू फाइल एप्लीकेशन कि जी इन्हें डी एग्जिबिट किया जाए। अब होता क्या है हमारी प्रैक्टिस में कि एविडेंस होगी, वकील साहब आते हैं और वो अपने बयान में डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करके एग्जिबिट करा दें। वकील साहब हैज़ नो अथॉरिटी टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। वो गवाह नहीं है, वो वकील है, उसको अपने डोमेन में रहना चाहिए। वो आगे जाते हैं और उसी वक्त एतराज़ करें कि ये वकील साहब के पास इख्तियार नहीं है, एग्जिबिट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ और करेक्टनेस है, जैसे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की सर्टिफाइड कॉपी है, वो वकील साहब भी अपने बयान में दे सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की सर्टिफाइड कॉपी है, कोई गार्डियनशिप सर्टिफिकेट है पहले हुआ है, कोई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, अटेस्टेड कॉपी, मुसद्दका नकलें जिन्हें हम बोलते हैं, तो फिर वो वकील देख सकता है। अदरवाइज डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स वकील साहब अपने बयान में नहीं दे सकते। और ये बारे सबूत की बात हो रही थी कि जो अलेज करता है फैक्ट, जो फैक्ट अलेज करता है वही प्रूव करता है, ऐसी बात हमेशा नहीं है। अगर कोई खातून है, इफ देयर इज अ पर्दा ऑब्जर्विंग लेडी, तो वो बारे सबूत उस औरत पे नहीं रहेगा, बारे सबूत ऑपोजिट पार्टी पे आ जाए। इलिटरेट है, सिंपल टन है, विलेजर है, बीमार शिमार, हार्ड ऑफ हेयरिंग है, पुअर आईसाइट है, ये बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, तो फिर बारे सबूत शिफ्ट हो जाता है। फ्रॉड अलेज किया जाता है, गिफ्ट अलेज किया जाता है। गिफ्ट का बारे सबूत मैं सूट फाइल करता हूं कि काइंडली डिक्लेयर दिस गिफ्ट डीड एज अ नल एंड वॉइड, काइंडली कैंसल इट, तो बारे सबूत प्राइमा फेसाए मेरे पे होना चाहिए। लेकिन आप ये बात बारे सबूत बेनिफिशरी पे जाती,
मैं गिफ्ट चैलेंज कर रहा हूं, मैंने सिर्फ फ्रॉड का लफ्ज मेंशन करना है, इन डिटेल फ्रॉड का बताना कि फ्रॉड हुआ क्या मैं खुद पेश नहीं हुई, मेरी जगह पे किसी और औरत को पेश किया गया या किसी और मर्द को पेश किया गया, मैंने कभी ऑफर नहीं की, एक्सेप्टेंस नहीं हुई, इमीडिएट डिलीवरी, आज पोजेशन आज भी मेरे पास है, तो इमीडिएट डिलीवरी ऑफ पोजेशन, इसका बारे सबूत हमेशा बेनिफिशियरी पे रहता है कि जो जिसकी फेवर में गिफ्ट हुआ हो, जिसकी फेवर में डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो, वो पाबंद होता है बाय लॉ कि वो एस्टेब्लिश करे कि उसने कोई फ्रॉड कमिट नहीं किया, एविडेंस हो जाती है। और उसके बाद आती है बारी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की। आप फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करते हो, जो भी फैसला होता है डिक्री हो जाता है, खारिज होना भी तो डिक्री की डेफिनेशन में आता है। आप अपील करते हैं, सेक्शन 96 को ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट अपील 100 पढ़िएगा, 104 पढ़िएगा, ऑर्डर 41 पढ़िएगा कि कौन कौन सी ग्राउंड, ऑर्डर 43 पढ़िएगा, ये सारा अपील को डील करता है। वैसे तो अपील की एक ग्राउंड भी काफ़ी है कि द इम्प्यून्ड जजमेंट एंड डिक्री इज अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द फैक्ट्स, अगेंस्ट द रिकॉर्ड, इवन अगेंस्ट द एविडेंस रिकॉर्डेड बाय द पार्टीज, यही काफ़ी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, आप स्पेसिफिक ग्राउंड्स लिया करें, जितनी भी मिस्टेक, इलीगैलिटीज, इरेगुलरिटीज कमिटेड बाय बोथ द कोर्ट्स बिलो वो स्पेसिफिकली लिखें। डिग्री, जजमेंट और डिक्री पास हो जाती है। याद रखें, आप जब भी अपील करते हैं आप अगेंस्ट द डिक्री करते हैं। अगर डिग्री शीट ही तैयार नहीं हुई, जिसे आम उर्फ़े आम में डिग्री पर्चा कहते हैं, तो आप अपील क्या फाइल करेंगे? जजमेंट लिखी गई पर आप जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं कर रहे। जजमेंट कैप्शन पढ़िएगा, कंटेंट्स पढ़िएगा, जजमेंट अगेंस्ट डिक्री, एक सफ़े की वो डिक्री पर्चा होता है जिसको आप डिक्री कहते हैं उर्फ़े आम में। उर्दू में लिखा जाए तो डिग्री है, इंग्लिश में स्पेलिंग देखा जाए तो डिग्री नहीं है, डिक्री है, सी आता भी। सो आप अपील कर देते हैं। अपील से हट के भी कुछ डोमेन है, जैसे एक्स पार्टी डिग्री है, तो आपके पास एक से ज़्यादा रेमेडीज़ हैं। आप अपील भी कर सकते हैं, आप उस कोर्ट में ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन भी ला सकते हैं कि जी ट्रूथ दिस कोर्ट वाज फाइल्ड बट आई वाज नेवर अवेयर विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, आई वाज नेवर अवेयर विद द पेंडेंसी ऑफ द सूट, एंड देन आई वाज नेवर अवेयर विद द पासिंग ऑफ जजमेंट जो इम्प्यून्ड है। तो उसके लिए 9-13 दे सकते हैं, 12-2 दे सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं, उसी कोर्ट में रिव्यू के लिए आ सकते हैं। पर याद रखिएगा, अपील इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सूट, अपील इज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सूट। ये अपील का आपके दावे का ग्राउंड है, और इतना बड़ा ग्राउंड ही आपको खेलने में अपील में मिलता है। सिविल रिवीजन में ये ग्राउंड और छोटा होता है, रिट पिटीशन में ये और थोड़ा होता है, और रिव्यू में ये बिल्कुल ही बंद गली बन जाता है। रिव्यू में तो अमूमन टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स कोर्ट ठीक ठाक कर देती है, या फिर ये एफिडेविट हो कि आई आर्ग्यूड ओवर दिस स्पेसिफिक पॉइंट, I produced this precedents, but honorable court failed in appreciating, mentioning or considering the said arguments. मगर रिव्यू का स्कोप बहुत कम होता है। रिव्यू की तरफ एज ए लास्ट रिजॉर्ट चले जाएं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ नहीं होता तो लोग रिव्यू फाइल कर देते हैं। अपील का बहुत बड़ा स्कोप होता है, कंपैरेटिवली सिविल रिवीजन और कंपैरेटिवली रिट पिटीशन, क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सूट होता है। पहली 2 कोर्टें, ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट एपेलेट कोर्ट, असल में ये 2 कोर्टें होती हैं जो एविडेंस का वजन करती हैं, एविडेंस को कंसीडर करती हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो बार बार कहता है वो जो कोर्टें थी जिन्होंने आपकी एविडेंस को वजन देना था उन्होंने नहीं माना, तो हम आम हालात में उसको नहीं छेड़ते। सुप्रीम कोर्ट हर गलती ठीक करने नहीं बैठा हुआ, ना ही हाई कोर्ट हर गलती ठीक करने बैठा हुआ। 12(2) का मैंने जिक्र किया, सेक्शन 12(2), ऑर्डर 12(2) नहीं, सेक्शन 12(2). इफ समवन सक्सीडेड in procuring judgment and decree through practicing fraud, misrepresentation or concealment of fact. Concealment of fact तो बात नहीं लिखी हुई थी, लेकिन जस्टिस अजमत सईद साहब ने एक बड़ी अच्छी जजमेंट दी, उसमें उन्होंने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट को डिटरमिन किया। अगर कोई शख्स बजरिया फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इफ कोर्ट हैज़ बिन चीटेड, डिफ्रॉडेड, डिसीव्ड, और इफ अ पार्टी हैज़ बिन चीटेड, डिसीव्ड और डिफ्रॉडेड, in that eventuality independent suit will be bar। 1980 तक ये दावे किए जाते थे, लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट हुई और नई प्रोविजन इंट्रोड्यूस की गई, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, कि इफ समवन सक्सीडेड इन प्रोक्योरिंग जजमेंट थ्रू प्रैक्टिसिंग फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, तो आपको 12(2) का डोमेन मिल जाता है। आप 12(2) की एप्लीकेशन करें। क्यों? अब ये 12(2) सब्स्टिट्यूट है सिविल सूट का।
पहले 1980 तक सिविल सूट था, अब उस सिविल सूट को ख़त्म करके आपको एप्लीकेशन दी गई 12(2), लेकिन इसका प्रोसीजर दावे वाला ही रहता है, इसमें इशू वजह होते हैं और इसमें एविडेंस रिकॉर्ड होती है। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है 2 trends of decisions introduced by the superior courts that framing of issues is always not necessary to decide an application under section 12(2) if fraud practiced by the parties is floating at the surface of the court file. In that eventuality no need to frame issues. जेड़ा फ्रॉड कीता पार्टियां ने वो ऊपर नजर आ रहा है, एक बंदा मर गया था, नो डिक्री कैन बी पास्ड अगेंस्ट अ डेड पर्सन, पार्टी कंसील करती है, वो कहती है बंदा जिंदा है जबकि बंदा मर गया होता है, तो ये नो डिक्री कैन बी पास्ड अगेंस्ट अ डेड पर्सन, ये नलिटी है, टक करके टूट जाती है। और इसी तरह फ्रॉड और बड़ा है, फ्रॉड, फैब्रिकेशन, टैम्परिंग, ये छोटे छोटे अल्फाज हैं लेकिन हर अल्फाज फ़र्क है। मैंने दस्तखत नहीं की, मेरे जैसे दस्तखत कर लिए गए, मैं अपीयर नहीं हुआ, मेरी जगह किसी और को नुमान बना के पेश कर दिया गया, तो फ्रॉड की नोयत है। फोर्जरी और चीज़ है, टैम्परिंग और चीज़ है, मनूवर करना, मैनिपुलेट करना, ओवर राइटिंग एक और चीज़ है। आप जिरा में पूछ सकते हैं कि ओवर राइटिंग और है, कटिंग एक और चीज़ है, कट किया गया उसको, ओवर राइटिंग ए लिखा था, उसके ऊपर दूसरे कलम से उसको ए बना दिया गया, तो ओवर राइटिंग होगी। ये सब फ्रॉड के डोमेन में आते हैं। फ्रॉड को कभी भी अप्रिशिएट दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं किया गया। 12(2) की एप्लीकेशन आई, अगर फ्रॉड फ्लोटिंग एट द सरफेस होगा आपकी उसी वक्त मंजूर हो जाएगी, आफ्टर जवाब, आफ्टर रिप्लाई, और अगर नहीं है तो 12(2) दावे की तरह चलेगी, उसमें इश्यूज फ्रेम होंगे और उसमें एविडेंस आएगी और देयर आफ्टर, बट उसके खिलाफ अपील नहीं है। एक जजमेंट है 96 की जो कहती है कि 12(2) का फैसला हो तो वो अपीलेबल है, ज़्यादा उसका यही है कि वो रिवाइजेबल है, निगरानी उसमें लाई करती है। अब सूट फॉर पोजेशन की बात पहले मैंने की, वो बीच में ही रहेगी। जब आप सूट फॉर पोजेशन फाइल करते हैं तो आपको कमांड लेनी है सेक्शन 8 और 9 पे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे, दोनों ही सूट फॉर पोजेशन का कहते हैं बट विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इफ यू आर ओनर, यू आर एन एक्सक्लूसिव ओनर इन पोजेशन, आप डिस्पोजेस कर दिए जाते हैं इलीगली, फोर्सेबली या जैसे भी है, सो रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए सेक्शन 8 और 9 स्पेसिफिक रिलीफ है। अगर आप मालिक हैं तो लिमिटेशन 11 साल। आपने सिर्फ कोर्ट को ये एस्टैब्लिश करना है कि वंस यू वर इन पोजेशन देयर आफ्टर यू वर डिस्पोजेस्ड फोर्सिबली और इलीगली, 11 साल लिमिटेशन है। लिमिटेशन को बहुत ध्यान रखना है हर जगह पे, हर जगह पे। और दूसरा है, आप मालिक नहीं हैं, मैं मालिक नहीं हूं, मैं लेसी हूं, मैं लाइसेंसी हूं, मुझे कोई फोर्सिबल डिस्पोजेस कर देता है, मेरे पास सिर्फ 6 माह की लिमिटेशन है सूट फाइल करने की फॉर रेस्टोरेशन ऑफ माई पोजेशन। अब इसमें भी फर्क है, थोड़ा देखिएगा, गौर कीजिएगा, आपको मजा आएगा। रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन और रेस्टिट्यूशन ऑफ पोजेशन। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, दावा कब्जे का करना है, एक में लिमिटेशन 11 साल, एक में 6 साल, वो बाकी कंडीशन और करैक्टरिस्टिक्स देख लीजिएगा। मालिक होंगे तो 11 साल, मालिक नहीं होंगे तो 6 माह। अब 12(2) के बाद आप डिग्री ले लेते हो, केस जीत जाते हो, आप तो सुप्रीम कोर्ट जाते हो। हाउ टू सेटिस्फाई इट? फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ द जजमेंट एंड डिग्री यू आर बाउंड टू फाइल एग्जीक्यूशन। डिक्लेरेशन के केसेस में एग्जीक्यूशन नहीं आती, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में एग्जीक्यूशन आती है, रिकवरी ऑफ पोजेशन में आता है, चाहे वो आप टेनेंट से लो, इजेक्टमेंट एप्लीकेशन हो, चाहे सूट फॉर पोजेशन हो, तो उसमें आपको एग्जीक्यूशन फाइल करनी पड़ती है जिसको इजरा कहते हैं। अब एग्जीक्यूशन सबसे, जब अंग्रेज था इधर तो वो क्या करता था, हालांकि लॉ भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि डिग्री लेने के बाद डिग्रीदार का सफ़र शुरू होता है, और वो क्या होता है? एग्जीक्यूशन। आप एग्जीक्यूशन फाइल करते हो, अपनी जजमेंट की कॉपियां लगाते हो कि मुझे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फलां कोर्ट ने कहा है रिकवर द पोजेशन, रिकवर द एरियर्स, रिकवर द सेड अमाउंट, जो भी है उसके लिए ऑर्डर 21 और सेक्शन 47 दोनों देखने। अब ऑर्डर 21 प्रोटेक्ट, जी बेटे, वो चल रहे वक्त के साथ वो ठीक हो जाएगा। बहुत सारी जगह पे वो ऑटोमेटिक आपकी जजमेंट एंड डिग्री कन्वर्ट हो जाती है और 30 डेज बाद उस पर प्रोसेस शुरू हो जाता है।
अभी लेकिन ये नए लॉज अमेंडमेंट से फेमिलियर होते, जजेस को भी, जुडिशरी को भी टाइम लगता है, आपकी कम्युनिटी को भी लगता है और पार्टीज को भी, इसलिए वो कोई ऐसा इलीगल एक्ट नहीं है। आपने डिग्री खुद ली है, आपने एग्जीक्यूट करवाना, कोर्ट अगर उसे नहीं कन्वर्ट कर रही तो फाइल एन एप्लीकेशन। अब एग्जीक्यूशन में ऐसे शख्स जो हमने सबसे पहली बात की थी, प्रॉपर पार्टी और नेसेसरी पार्टी, वो तो सिंपल आके कह देगा कि बिकॉज आई वॉज नॉट इम्प्लीटेड एज अ पार्टी इन द लिटिगेशन दस आई एम नॉट बाउंड बाय द जजमेंट। इस पे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का कोई केस था। और जब आप कलूजन अलेज करते हैं, जब आप कनाइवेंस अलेज करते हैं, तो जो कलूजन और कनाइवेंस जिनको अलेज करते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट प्रेसिडेंट्स के मुताबिक उनको भी पार्टी बनाया जाना ज़रूरी है। आप कहते हैं कि ये इंतकाल बामन साजिश हो के कलूजन था, कलूसिव था विद द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट अब प्रॉपर और नेसेसरी पार्टी के डोमेन में आएगा। आप कलूजन अलेज कर रहे हैं, फ्रॉड अलेज कर रहे हैं, उस शख्स को फ्री के मुकदमा बनाएं, ये आपकी सेहत के लिए भी बेहतर होएगा। वैसे सेहत के लिए ना भी बेहतर हो तो हम पाबंद होते हैं प्रेसिडेंट्स को, प्रेसिडेंट्स इसी तरह ट्रेंड सेट करते हैं। कोई और सवाल यहाँ तक किसी की जहन में हो? क्योंकि हम एग्जीक्यूशन में आ गए, इसके बाद अपील है, सिविल रिवीजन है, रिव्यू की बातें हो जाएंगी। सारी CPC एक तरफ। आपने कभी नोटिस किया है कि कोई ऑर्डर ऐसा नहीं है जिसके रूल 100 तक हों? ऑर्डर 21 वाहिद ऑर्डर है, ऑर्डर 21 जिसके रूल 100 से ज्यादा हैं। क्यों है, क्या वजह थी? टू प्रोटेक्ट, टू सेव, टू सिक्योर द राइट्स ऑफ द पार्टीज, बोना फाइडी क्लेमेंट, बोना फाइडी क्लेमेंट। ऐसे फरीक जिनका मटेरियल राइट था, वो फरीके मुकदमा नहीं थे, बट उस जजमेंट से उनका कोई राइट इनफ्रिंज हुआ, वायलेट हुआ। एक बड़ी मटेरियल बात, सॉरी माफी से रह गई, अपील कौन फाइल कर सकता है? जाहिर है जो फरीके मुकदमा है, जिसके खिलाफ फैसला हुआ, जो डिससेटिस्फाइड है, जिसके मुताबिक फैसला दुरुस्त नहीं हुआ, अपील वो फाइल करता है। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, आप चाहे फरीके मुकदमा नहीं है, बट किसी भी अदालत के किसी भी फैसले से आपका कोई राइट, कोई मटेरियल राइट इनफ्रिंज हुआ है, तो यू कैन फाइल एन अपील। आप फरीके मुकदमा नहीं है। एक 2A और B की लड़ाई हो रही थी, मैं C-D-Z तक जाता हूं, मैं उसमें फरीके मुकदमा नहीं था, लेकिन वो जजमेंट पास होगी तो उससे मेरा कोई राइट इनफ्रिंज हुआ, तो वो जो मेरा राइट इनफ्रिंज होना है वो मुझे राइट ऑफ अपील देता है। आप फरीके मुकदमा नहीं है, आपका कोई राइट इनफ्रिंज हुआ है, तो यू विल बी लीगली एंटाइटल्ड टू इम्प्यून द सेट जजमेंट और डिक्री और ऑर्डर जो भी है, आप अपीलेट कोर्ट में उसको चाहे। इसी तरह आप फरीके मुकदमा नहीं है, बट कोई ऐसी जजमेंट आती है, फ्रॉड से ली जाती है, जिससे आपका राइट इनफ्रिंज होता है, तो यू आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फाइल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2). 12(2) में भी आपको फरीके मुकदमा होना ज़रूरी नहीं है, अपील में भी आपको फरीके मुकदमा होना ज़रूरी नहीं है। और सबसे बढ़ के ऑर्डर 21, रूल 99 किसी के पास हो तो है, बेयर एक्ट, ऑर्डर 21 इंडिपेंडेंट सूट बार करता है। वो कहता है आप अपने राइट की डिटर्मिनेशन के लिए, डिक्लेरेशन के लिए इंडिपेंडेंट सूट फाइल नहीं करेंगे, आप ऑब्जेक्शंस टू द एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे। एतराजात, उजरात बर इजराए, एग्जीक्यूशन को इजराए बोलते हैं, इजरा भी कहा जाता है, तो एतराजात, ऑब्जेक्शंस टू द एग्जीक्यूशन बाय अ बोना फाइडी क्लेमेंट, बोना फाइडी क्लेमेंट अदर देन द जजमेंट डेटर। वो जजमेंट डेटर से हट के था, A और B लड़ते रहे, बट उधर तो राइट काबज भी कोई और था, मालिक भी कोई और बैठा था, तो वो जो C है उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक लंबी लिटिगेशन से बचाने के लिए इंडिपेंडेंट सूट बार किया है। आप दावा करेंगे, आपका दावा हिट हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, इसलिए यू आर बाउंड टू फाइल ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शंस टू द एग्जीक्यूशन। आप एतराजात फाइल करें और उसमें बताएं
कि आई एम द ओनर, आई एम इन पोजेशन विद इफेक्ट फ्रॉम दिस, आई एम इन पोजेशन सिंस फलां फलां, आई हैव रेज्ड कंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग माई कंस्ट्रक्शन नन ऑफ द क्लेमेंट एवर रेज्ड एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन। अब ये जजमेंट और डिग्री आ गई है, मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट करें। अब टाइटल एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, वो चाहे दस्तावेज से हो या बगैर दस है। तो एंटाइटलमेंट, टाइटल, पोजेशन, ये जितने फैक्ट्स हैं ये आपके उसी ऑब्जेक्शन पिटीशन में कोर्ट पाबंद है और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही उसको डिसाइड करेगी। अगर आपके ऑब्जेक्शन जानदार हैं तो आप बहुत सालों तक उस लिटिगेशन को कर सकते हैं और वो उसको ठीक भी कर सकते हैं, आपके राइट बच जाएंगे। इंडिपेंडेंट दावा करन ना नास पे आ जाए, एतराज़ करने आपने, उज़रात करने आपने बिफोर द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। ऑर्डर 21 की कमांड ले लें, ना सारा पढ़ें। अगर आपकी प्रॉपर्टी गलत मॉर्गेज हो गई है वो शुरू के रूल देख लें। अगर थ्रेट आ गई है टाइटल को और पोजेशन को, आखिरी देख लें 95 से 101 तक, वहीं पे लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट सूद बार है। और हर रूल में आपको कमेंट्री में पता लग जाएगा, आधे से ज़्यादा रूल अपीलेबल है और आधे के करीब, आधे से भी बहुत कम, आधे 1/3 तक है जो रिवाइजेबल है। कुछ तो बात होगी जो उन्होंने एग्जीक्यूशन में अपीलें दी, कुछ तो बात होगी, कुछ क्वेरीज तो होंगे, कुछ तो क्वेश्चंस होंगे। अब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो डिसाइड कर सकती है? डिग्री पास होगी, जजमेंट पास होगी, सुप्रीम कोर्ट तक आ गए हैं, फिर भी अगर कोई ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है सिर्फ वो इशू जो इशू मेन ट्रायल में कभी डिस्कस ही नहीं हुआ। अगर कोई ऐसी बात है, ये 1000 में से 1 या 2 केसेस में ऐसी सूरत हाल बनती है, तो फिर आप वो ऑब्जेक्शंस टू द एग्जीक्यूशन में रिजॉल्व करेंगे। फिर वही बात आती है कि ऑब्जेक्शन पिटीशन भी डिसाइड होगी आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज और आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन ऑफ टाइटल वाज इन्वॉल्व, क्वेश्चन ऑफ पोजेशन वाज इन्वॉल्व, दोनों मटीरियल क्वेश्चन है। फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज में जाते हैं, पहले भी बात की, factual controversy cannot be resolved without first framing of issues and without recording of evidence। हम 12(2) पे फ्रॉड वाली बात पे कर रहे थे कि 2 प्रेसिडेंट्स कि अगर फ्रॉड practiced by the parties is floating at the surface of the court file, in that eventuality no need to frame issues, no need to record evidence। but अगर factual controversies हैं तो court is bound। सुप्रीम कोर्ट 2-3 लफ्ज लिखती है सबॉर्डिनेट कोर्ट के लिए, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, court is bound, it was incumbent upon the court to frame issues because किसी भी, मेरी फीसों के लिए अदालतें नहीं बनी, जज साहब की तनख्वाहों के लिए, टोर टशके के लिए, गाड़ियों के लिए अदालतें नहीं बनी। अदालतें बनी है कॉमन सिटीजन की रिलीफ के लिए, फॉर रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवियंस ऑफ अ जनरल सिटीजन। सो इसको कभी मिक्स ना कीजिएगा इस बात को। फ्रॉड आ गया, 12(2) आ गई, देखें अगर फ्लोट कर रहा है तो कोर्ट से कहें जी राइट आउट डिसाइड करें, नहीं कर रहा तो फिर कोर्ट से कहें जी फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व हैं, इशू फ्रेम करें, एविडेंस करें, जो भी फैसला होता है। सो 12(2) और ऑर्डर 21 में ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत दफ़ा लोग दावा दायर कर देते हैं, वो बहुत बड़ी गलती होती है, वो आपकी इनकॉम्पिटेंसी शो करती है, आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करता है। सो 12(2) में करनी है, दावा नहीं करना। अगर फ्रॉडुलेंट डिक्री है, अगर आपका कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है, यू कैन प्रेफर एन अपील, आप अपील कर दें, यू कैन फाइल ऑब्जेक्शंस टू द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, ऑब्जेक्शंस टू द एग्जीक्यूशन। एक बात और पहले हुई थी कि लोग कोर्ट कैन अपॉइंट अ कमीशन विद द स्पेसिफिक डायरेक्शन कि तू जा मलकियत दा ले, एविडेंस रिकॉर्ड कर। कोर्ट कहाँ डिफाइन है? COURT कोर्ट, अदालत कहाँ डिफाइन है? मुझे तो पढ़े बहुत अरसा हो गया। कानून शहादत 2A आर्टिकल, एवरी पर्सन अथॉरिटी who has a right, who is authorized to record evidence will be considered as a court। हमें सिर्फ ये कोर्ट नज़र आती है, पर मैंने जितनी बातें की, कोई ऑफिसर, कोई अथॉरिटी, कोई ऑफिस जिसके पास शहादत रिकॉर्ड करने का इख्तियार है वो कोर्ट है। तो कोर्ट की डेफिनेशन को भी पढ़िएगा, उसकी कमेंट्री को भी पढ़िएगा। और कोई बात? हाँ, मटीरियल बात। आप ऑर्डर 37 का सूट बात हुई थी, समरी ट्रायल, वो ऐसे नहीं जाता कि आओ जी डिफेंडेंट अपीयर होता है और आके रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है। नो, समरी ट्रायल में ऐसा नहीं होता। रेंट मैटर्स देखिएगा, ऑर्डर 37
litigation over the suit over the basis of check and pro note etc. उसमें बेदखली इजेक्टमेंट पिटीशन और उसमें आप इनके सम्मन देखिएगा जो डिफेंडेंट को जाते हैं, वो अपेंडिक्स नीचे बताया हुआ है कि चैप्टर फलां फलां में इनका सम्मन आम सिविल कोर्ट के केसेस से वो सम्मन डिफरेंट है। अगर आप ऑर्डर 37 के केस में और इजेक्टमेंट में गलत सम्मन भिजवा देंगे तो वो आपकी ली हुई जजमेंट और डिग्री कल हाईकोर्ट ऐसे ही तोड़ता फिरेगा। हालांकि सम्मन का मकसद तो यही है कि कम इन द प्रेस्क्राइब पीरियड। अब आप इजेक्टमेंट एप्लीकेशन में आते हो तो इट इज नॉट योर राइट टू फाइल रिटन स्टेटमेंट और रिटन रिप्लाई। जो आप दावा देंगे तो रिटन स्टेटमेंट, जो आप दरखास्त देंगे तो रिटन रिप्लाई। आप बैंकिंग कोर्ट में जाते हो, इट इज नॉट योर राइट टू फाइल रिटन स्टेटमेंट। आप ऑर्डर 37 में आते हो, इट इज नॉट योर राइट टू फाइल रिटन स्टेटमेंट। आप इजेक्टमेंट एप्लीकेशन में आते हैं, इट इज नॉट योर राइट टू फाइल रिटन रिप्लाई। तो क्या करते हैं, उधर टाइम प्रेस्क्राइब किया गया है। रेंट केसेस में विद इन 10 days यू आर बाउंड टू फाइल लीव टू कंटेस्ट, कि मुझे इस बात की इजाजत दी जाए कि मैं इसमें जवाब दावा दूं। आप वो अपनी ग्राउंड्स उसमें इन डिटेल लिखेंगे। लीव टू कंटेस्ट का लफ्ज है, ऑर्डर 37 में आ जाए। लीव टू अपीयर एंड डिफेंड, इधर भी 10 दिन उधर भी 10 दिन, वो 11वां दिन हो गया तो आपका सुप्रीम कोर्ट तक ने आपका वो एक दिन का डिले कंडोन नहीं करना। ये गलती कभी ना कीजिएगा। इजेक्टमेंट एप्लीकेशन में जिस दिन पार्टी अपीयर हो जाए, यू आर बाउंड टू फाइल लीव टू कंटेस्ट विद इन 10 days। चेक की बेसिस, प्रो नोट की बेसिस पे आपके क्लाइंट को नोटिस समन मिला है, आप 10 दिन के अंदर फ्रॉम योर डेट ऑफ, वैसे तो उधर नॉलेज लिखा गया, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस लिखा गया, बट कोर्टों का कुछ ट्रेंड आ गया फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस कर देते हैं। तो जिस दिन अपीयर हुए विद इन 10 days यू आर बाउंड टू फाइल एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव टू अपीयर एंड डिफेंड। बात एक ही है, अल्फाज फर्क है। इजेक्टमेंट में लीव टू कंटेस्ट है, उधर लीव टू अपीयर एंड डिफेंड है कि मुझे इस बात की इजाजत दी जाए। पहले वो इजाजत बहुत कम मिला करती थी, राइट आउट एविडेंस के बाद केस डिक्री होते थे। अब वो है कि वो कहते हैं अच्छा जी बैंक गारंटी लिखवा दें, 50 करोड़ है इन्वॉल्व, 50 करोड़ की कोई श्योरिटी दे दें, प्रॉपर्टी लिखवा दें, बैंक गारंटी दे दें, तो वो आपको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है जी अब आप रिटन स्टेटमेंट फाइल करें। वो उन्होंने पैसा सिक्योर कर लिया, अब वो भागेगा नहीं। और विटनेस एविडेंस की भी बातें हुई, मैं ना ये है ही ऐसी सीपीसी, इसमें कोई सीक्वेंस बनता नहीं है। आप पूछें तो और बात है, नहीं तो मुझे जहाँ से याद आता है मैं वहाँ करा देता हूँ बात को। ऑर्डर 37 और अपीलों में भी याद रखिएगा, जुरिस्डिक्शन जहाँ हाईकोर्ट जाना है 5 करोड़ प्लस है, सीधा आपकी फर्स्ट अपील हाईकोर्ट जाएगी। 5 करोड़ से कम वैल्यू है, आप इधर डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास रहेंगे। ये गलती नहीं करनी है। अपीलों में भी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, उस बात को देख लीजिएगा। मैंने केस फाइल करना था, कसूर मैं चला जाता हूँ गुजरावाला, मैंने गलत फोरम डी किया। अब 7-10 ऑर्डर 7 रूल 10 और 7 और 11 रिटर्न ऑफ द प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, दोनों में फर्क है। रिटर्न एक और बात है, मैं आया, मैं गलत अदालत में आ गया, वो कहेगी सॉरी आप गलत कोर्ट में आ गए, मैं आपको रिटर्न करता हूँ, जाओ और इसको प्रॉपर कोर्ट ऑफ को कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन में फाइल कर दो। रिटर्न ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एक और बात है। अप्रूवल ऑफ कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं थी, कोर्ट फीस कम था या सिरे से नहीं था, आप इस पे कमांड लेंगे जुबानी। 7-11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कब होता है, रिटर्न ऑफ प्लेंट कब होता है। फिर स्टे ऑफ सूट सेक्शन 10 डील करता है इसको, रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिस। रेस जुडिकाटा मैटर विच हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वो हो गया तो फिर वो आपका नया दावा नहीं चलेगा। पर स्टे ऑफ सूट सेक्शन 10 डील करता है, वो बताता है कि बिल्कुल किन किन सूरत हाल में दावे को ही रोक दिया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो तब है जब सेम पार्टीज, सेम प्रॉपर्टी, सेम लिटिगेशन, एक पार्टी ने पहले दावा किया है वो चल रहा है और उसी नोयत का, उसी प्रेयर का कोई और पार्टी दावा कर देती है, तो उसमें प्रोसीडिंग स्टे कर दी जाएंगी। जो मैटर ऑलरेडी चल रहा है उसी को कंप्लीट विद किया जाए। फिर होता है आप भी सूट फाइल कर देते हो, आप कैंसलेशन ऑफ एग्रीमेंट का फाइल कर देते हो, दूसरा साहब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कर देता है, 2 अलग कोर्टों में।
25 डील करता है ट्रांसफर ऑफ केसेस को, जुरिस्डिक्शन लाइज विद द डिस्ट्रिक्ट जज साहब। सिविल कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस को ट्रांसफ़र करे। हाँ, वो रेफरेंस बना सकता है, आपकी तलखी हो जाती है, आपका रिश्तेदार निकल आता है, या वो रात को किसी पीर साहब के पास बैठा था, आप भी उसी पीर के मुरीद निकल आते हैं, तो एक बड़ी वैलिड ग्राउंड है कि जी हमें अप्रीहेंशन है, ये बास्ट हो जाएगा, इम्पार्शल की जगह पार्शलिटी आ जाएगी, तो केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। कॉम्पिटेंसी नहीं है, इसकी ऑर्डर शीट बता रही है कि इसने ये देखें, यहाँ पे हमारे साथ सौतेलों वाला सलूक किया है, हमारा केस इस जज साहब से ट्रांसफ़र कर दें, आप केस ट्रांसफ़र करा लें। ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री भी होता है, मैं डिक्री लेता हूँ मेंटेनेंस की, रिकवरी ऑफ डारी आर्टिकल्स की। मैं बीबी हूँ, मैं लाहौर में रहती हूँ, जो मेरा शोहर था साहब का वो शेखपुरा में रहता। अब मैं डिग्री कैसे एग्जीक्यूट करवाऊँ? लाहौर का इख्तियार तो रावी के पुल तक है, उसके बाद तो डोमेन शेखपुरा का शुरू हो जाता है। तो मैं इधर बीइंग एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैसे ऑर्डर पास करूं कि जी इसको जजमेंट डेटर को, जिसके खिलाफ मदयून, जिसके खिलाफ डिग्री पास हुई है, उसको अरेस्ट करवाना है, उससे रिकवरी करानी है, तो कैसे? तो प्रीसेप्ट भेजा जाता है, जो डॉक्यूमेंट कोर्ट ऑर्डर करती है शेखुपुरा की कोर्ट को कि अनु फड़ लो, वो फड़ के फिर पूछता है साहब जी दस्या जी की करना है, ये सब कुछ इन राइटिंग में होता है, मगर उसमें प्रोसेस स्लो है, आप बहुत डिले हो जाता है, डिले कॉज हो जाता है। इसका बेहतरीन तरीका होता है कि आप लाहौर से जो डिग्री ली है उसको ट्रांसफ़र करवा के शेखुपुरा ले जाए और उधर एग्जीक्यूट कराएं, उसको अरेस्ट कराएं, उसका अटैच करवाएं प्रॉपर्टी को। अटैचमेंट कोई क़यामत नहीं होती है, कुड़क करना, लेकिन यह है वो कुड़की का ऊपर लग जाए तो वो प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं हो सकती। आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपके इस्तेमाल में रहेगी, तो ये आपने देखना है कब मॉर्गेज अटैच हो सकती है। और मॉर्गेज भी एक बात आ गई जिसे अगर रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज, फ़क्कुर रहन उर्दू में बोलें तो, वैसे रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज, अब मॉर्गेज की भी बहुत सारी किस्तें हैं, किस्में काइंड्स हैं, वो जब भी आप मॉर्गेज को डील करें आपको कमांड होनी चाहिए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मॉर्गेज, यूज़ोफ्रक्चुअली मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, तो फिर आपको पता आएगा हाउ टू रिडीम इट, इसको फ़क कैसे करवाना, फ़क्कुर रहन, और उसके फिर इंदराजात प्रॉपर जगहों पे कराने हैं। स्टे लेना है तो लेके घर नहीं बैठ जाना। क्यों नहीं बैठ जाना? कि अगर स्टे आप उसका रेलेवेंट कॉर्नर्स में उसका एंडोर्समेंट इंदराज नहीं करवाते हैं एलडीए के किसी और की जगह पे, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, तो वो प्रॉपर्टी कोई सब्सिक्वेंट परचेजर आ जाता है, खरीद के ले जाता है, तो आप कहेंगे जी स्टे लगा था, तो वो कहेंगे नहीं, मैं बोनाफाइडी एलेज करता हूँ। बोनाफाइडी के क्या स्टैंडर्ड्स हैं? पहला स्टैंडर्ड कि मैं जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ उसके टाइटल से सेटिस्फाई करूँ खुद को बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट। दूसरी बात कब्जा, क्योंकि वो जो मुझे बेच रहे हैं वो खुद काबिज भी है या नहीं है। अगर तो वो काबिज है, मैंने कब्जा देखा, मैंने रेलेवेंट रिकॉर्ड्स में उसकी ओनरशिप देखी, तो मैं बोनाफाइडी परचेजर बन गया। अगर मैं ये सारा कुछ नहीं देखा तो मैं बोनाफाइडी परचेजर के डोमेन में, डेफिनेशन में नहीं आऊँगा और अपना नुकसान उठाऊँगा। औरत है, वो अनपढ़ है या नहीं, पर्दा ऑब्जर्विंग लेडी हम हर केस में लिख देते हैं। पर्दा ऑब्जर्विंग लेडी डज नॉट मीन कि उसने नकाब किया हो या बुरके में हो, ऐसा नहीं है। पर्दा ऑब्जर्विंग लेडी मीन्स, जो डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने, कि ऐसी औरत जो घर से बाहर जाए तो अकेली ना जाए, उसके साथ उसका कोई ब्लड रिलेशन हो, उसमें पर्दे वाली ऐसी कोई कदगन नहीं है, कैद नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? पर्दा नशीन औरत की डेफिनेशन ये नहीं है कि वो नकाब में हो, सिंपल ये कि वो बगैर अपने महरम के घर से बाहर ना निकले जाए, तो शी विल बी एड्रेस्ड और नोन एज पर्दा ऑब्जर्विंग लेडी। जब आप पर्दा ऑब्जर्विंग लेडी कहते हो, जब आप इलिटरेट लेडी कहते हो, जब आप सिंपलटन लिखते हो, जब आप विलेजर लिखते हो, नॉट कन्वर्सेंट विद लॉ एंड प्रोसीजर, हैविंग नो मेल असिस्टेंस, ऐसी बेवा है, खामद छोड़ गया, वालिद फौत हो गया, औलाद थी कोई नहीं, इशूलेस थी, तो वो क्या करे? इसके लिए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 91 में कहा था कि स्पेसिफिक और स्पेशल ट्रीटमेंट किया करो ऐसी औरतों को। इलिटरेट, सिंपलटन, एलिंग, सफरिंग विद कैंसर और जो भी ऐसी बीमारियां जो अल्टीमेटली बंदे को कब्र में चले जाए लेके, वो सो जगाया गया और बारे सबूत उस पर नहीं रहेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ पर्दा ऑब्जर्विंग लेडी पे नहीं रहेगा, वो शिफ्ट कर जाएगा। कब शिफ्ट करेगा? जिस दिन वो औरत बयान के लिए कोर्ट में आती है और आके एक लफ्ज़ कहती है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ,
मेरी जगह किसी और औरत को पेश करके इंतकाल अपने नाम चढ़वा लिया गया, तो वो फ्रॉड का लफ्ज़ बोलेगी और 12 सबूत शिफ्ट होके ऑपोजिट पार्टी के पास चला जाएगा। जिस किसी ने सेल डीड करवाई, जिस किसी ने गिफ्ट डीड करवाया, जिस किसी ने कब्जा लिया, अब ये उस पे है कि उसने गिफ्ट डीड करवाते हुए कोई फ्रॉड नहीं किया, उसने सेल डीड करवाते हुए कोई फ्रॉड नहीं किया, अलेज ये कर रही है, लेकिन साबित वो कर रहा है, वो शिफ्ट कर जाता है द मोमेंट वो कोर्ट में अपीयर होके एक दफ़ा कहती है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। इसलिए फ्रॉड का इल्ज़ाम आ जाए तो आप तैयार रहें कि ये आपके क्लाइंट ने एस्टेब्लिश करना है कि ही हैज़ नॉट कमिटेड एनी काइंड ऑफ फ्रॉड एट एनी स्टेज ऑफ द डील। याद रखें, औरत भी होएगी तो वो भी उधर आ जाएगी। ये गार्डियनशिप मैटर में बातें हो रही हैं तो वो भी बता दी मैंने आपको कि फैमिली मैटर्स और रेंट मैटर में एविडेंस वैसे नहीं होएगी, बोल के नहीं होएगी, वो सिर्फ ये टेंडर करेंगे बयान अल्फी और वो आपका एग्जिबिट हो जाएगा और फिर दूसरे साहब आप पे जिरा करेंगे। लीडिंग क्वेश्चंस वाली बात भी होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन वाली बात भी होगी और कुछ डॉक्यूमेंट्स की बेस। डॉक्यूमेंट तो है ना, डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट टेल अ लाई बट मैन कैन टेल अ लाई। लोग झूठ बोलते हैं, दस्तावेज झूठ नहीं बोलते, इसलिए दस्तावेज की सैंक्टिटी बोले जाने से बेहतर होती है। जी 12(2) कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, जुरिस्डिक्शन भी है। मैं वो किताब मांगी तो थी पर वो अगर पढ़ने बैठते ना तो शाम हो जानी थी। मैंने जितना मुख्तसर और आसान अल्फाज में जो बेस्ट कर सका हूँ वो मैंने कर दिया। और कोई बात? जब भी पर्दा नशीन कोई लिखता है कि माई क्लाइंट प्लेंटिफ इज अ पर्दा नशीन लेडी, उसका जवाब दावा आपने देना है। जो बात मैं कर रहा था, स्पेसिफिक डिनाइल, हर एलिमेंट हर का कि नहीं जी नहीं, पर्दा ऑब्जर्विंग लेडी नहीं है, जॉब करती रही है, मुल्क से बाहर रही है, फ़लाँ सूबे में इसके वालदैन और शोहर हैं और ख़ुद ये फ़लाँ सूबे में जाके काम करती रही है। तो ऐसी बातें आप भी आगे मुकाबले पे करते हैं, तो एस्टैब्लिश एविडेंस से ही होता है। और याद रखिए, कोई बयान दे गया, आपने उस पर जिरा ना की, वो चाहे पीस मील था या पूरा, जिस बयान के फ़िक्रे पे आप जिरा नहीं करेंगे, अदालत उसको दुरुस्त तसव्वुर कर लेगी। इसलिए आपको जिरा पे बहुत कमांड होनी चाहिए। भरे सफ़े जज को भी थकाएं, खुद भी लिखें, एतराज़ भी करें, लीडिंग क्वेश्चन भी मत पूछने दें, एग्जिबिशन ऑफ डॉक्यूमेंट को फ़ौरन टोकें। अगर आप फ़ौरन नहीं टोकते, वो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो गया, तो देयर आफ्टर यू विल लूज़ योर राइट टू ऑब्जेक्ट ओवर द डॉक्यूमेंट, एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट और उसके बाकी नकाइस भी करने। बहुत मोहतात रहें, जैसे ही दस्तावेज आए अपना ऑब्जेक्शन आप उसी को करें। और भाई अब जी बेटे पुत्र तू आगे आ जा, जगह है, आप आवाज नहीं आ रही है। जी बेटे अब दे सकते हैं कि जी आई विल अपीयर, मेरे ये कैंसिल कर दो। अब वो नॉन बेलेबल वारंट या बेलेबल वारंट इशू होते हैं, वो किसी वजह से आप कोर्ट का कोई ऑर्डर कंप्लाई विद नहीं कर रही, शो कॉज आपको कोर्ट कर रही है, आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली कोर्ट ने वारंट इशू कर दिए। द मोमेंट यू विल अपीयर इन द कोर्ट विद योर काउंसिल और विद द एप्लीकेशन कि लो जी मैं आज आ गया, मेरे ये वारंट्स कर दें, कोर्ट पूछेगी तेरे खिलाफ इतने की डिग्री है, पैसे देने या अंदर जाना है, इस तरह की बातें। पैसे दे देंगे, बचत हो जाएगा। एक बात और, खवातीन फीमेल आपको एग्जम्पशन है फ्रॉम अरेस्ट इन मनी डिक्रीज। बंदों को नहीं छोड़ते, चुपके लाए जाते हैं, औरतों को नहीं। इसीलिए बहुत जगह पे जो बड़े शरूड किस्म के बिजनेसमैन हैं ना, उन्होंने ये रिकवरी वाले मैटर्स में औरतों के नाम लिखे होते हैं कि चल रिकवरी नहीं भी होगी तो गिरफ्तारी नहीं होती, अरेस्ट नहीं होती। कैंसलेशन ऑब्जेक्शन पिटीशन तो आपकी चल रही है, उसमें नहीं है। सेकंड ऑब्जेक्शन पिटीशन विल नॉट बी मेंटेनेबल।
तो वो फाइल करे नहीं, वो तो सिर्फ सेटिंग असाइड के लिए ठीक है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर 17 देखिएगा, ऑर्डर 17 रूल 3 देखिएगा कि कोर्ट आपको ऑर्डर करती है कि एविडेंस लाएं, आप नहीं लाते, कोर्ट एक आधा मौका देगी, आप नहीं लाते, कोर्ट आपका सूट डिसमिस कर देगा फॉर लैक ऑफ एविडेंस, अदम सबूत की वजह से अदालत आपका दावा खारिज कर देगी क्योंकि आप उसका ऑर्डर ही कंप्लाई विद नहीं कर रहे। और कंटेम्प्ट है, आपने एक स्टे लिया, उसके बावजूद उस स्टे को वायलेट किया गया और आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ, तो आप कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन देंगे। जो कंडक्ट की कंटेम्प्ट होती है, जो वकला साहबान कहते हैं लड़ाई झगड़ा, उस पर सिविल कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है प्रोसीड, वो एट दी बेस्ट एक रेफरेंस बना के हाई कोर्ट भेज देगा कि इस वकील साहब ने मेरे साथ ये किया। हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो आपके लाइसेंस वगैरह तक भी कैंसिल करती है। पर ये बात हो रही है कि स्टे, कोर्ट ने कहा कि ये बिकेगी नहीं, कोर्ट ने कहा डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, वो बिक भी गई, वो डिस्पोजेस भी होगी। तो जो रेलेवेंट आदमी थे, इसीलिए कहा था मैंने कि जब भी स्टे ले वो रेलेवेंट कॉर्नर में इंदराज करा दें ताकि उसके लाइलम होने का कोई फ़ायदा न उठा सकें कि जी मैं रिकॉर्ड पे गया, उधर स्टे दर्ज ही नहीं था, मैंने अब ख़रीद लिया है, लिहाजा मैं बोनाफाइडी परचेज़र हूँ। तो ये लुक में आप अपनी परफॉर्मेंस से किसी भी पार्टी को मत दें। बहुत कुछ है, मुझे भी कुछ जाना है, टाइम भी कुछ आपका ज़्यादा ले लिया, तो बातें होती रहेंगी, मुलाकातें होती रहेंगी, ये बातें चलती रहेंगी। मेरी कोई कुताही हो, माफ़ी, ढेर सारी माफ़ी। जीते रहें, सलामत रहें, मुलाकात रहेगी। थैंक यू बहुत, जीते रहो।